हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ऑलरेडी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की 2 वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, बट उसमें काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि उसमें ऑडियो ग्लिच है या कुछ है, राइट, कि नोट्स अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैं एक दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर फुल फ्लेजेड, जिसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। और जो हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले तो प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंसेस क्या हैं वो कवर करेंगे, प्लस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर कैसे वेरिएंसेस कैलकुलेट करने होते हैं, रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच क्या है वेरिएंस कैलकुलेट करने की, थ्रूपुट अकाउंटिंग और लर्निंग कर्व भी हम यहाँ पर देखेंगे। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ये वीडियो 3-4 पार्ट्स में होगी, जिसकी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे से आप जाके देख सकते हो। ये वीडियो से देखने के बाद और ये नोट्स पढ़ने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है वेरिएंसेस के किसी क्वेश्चन में, जो भी आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सवाल सॉल्व करोगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक चीज़ कि प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंसेस से भी पहले हमें स्टार्ट करना है कि वेरिएंस क्या होता है। देखो, वेरिएंस बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब भी आप कोई भी बजट बनाते हो तो आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हो। सपोज़ आपने सेट किया कि आपको 8 आवर्स तक की पढ़ाई करनी है, राइट। अब आपने 8 घंटे अपने स्टैंडर्ड सेट किए, बट ऐसा हो सकता है कि आप या तो सिर्फ 6 आवर्स पढ़ाई करो, या फिर आप ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो, 9 आवर्स तक भी पढ़ाई कर सकते हो। तो ये जो डिफरेंस आया है, इसी को हम वेरिएंस बोलते हैं। वेरिएंस मतलब अंतर, राइट। अब प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस में क्या डिफरेंस है? देखो, जब भी आप बजट प्रिपेयर करते हो तो आप कुछ स्टैंडर्ड्स बनाते हो, राइट। अब इन स्टैंडर्ड्स को आप बोलते हो कि भाई हमने कुछ बेसिक अजम्पशंस लिए हैं। लेट सपोज आपने 10 तारीख को ये स्टैंडर्ड सेट किया, ठीक है। तो अब 10 तारीख को एज ऑन डेट आपके पास जो भी मार्केट में डेटा अवेलेबल होगा, सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, वो सब देखकर आपने ये स्टैंडर्ड प्रिपेयर किया है, राइट। आगे चल के या तो ये स्टैंडर्ड करेक्ट प्रूव होगा या ये स्टैंडर्ड करेक्ट प्रूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में कई सारे डिसरप्शंस आ सकते हैं, ग्लोबल डिसरप्शंस आ सकते हैं, राइट। तो उसकी वजह से अब जब आप एक्चुअल से आगे की किसी डेट पे, लेट्स से 20th को, आप इसको कंपेयर करोगे एक्चुअल से, तो आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, राइट। अब अगर आपका स्टैंडर्ड बिल्कुल करेक्ट सेट हुआ है, राइट, बिल्कुल करेक्ट अगर आपका स्टैंडर्ड सेट हुआ है, तो ये डिफरेंसेस आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को जो एक्चुअल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन पे आप डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी दे सकते हो। बट अगर आपने स्टैंडर्ड ही गलत सेट किया होगा, तो फिर ये जो डिफरेंसेस हैं ये आप पूरी तरीके से उस डिपार्टमेंट को नहीं दे सकते। वाई? इन डिफरेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डिपार्टमेंट को नहीं दे सकते, बिकॉज आपके स्टैंडर्ड सेट करने में ही गलती थी। तो पहले आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। वो वाला डिफरेंस निकालने के बाद जो डिफरेंस बचेगा वो आप डिपार्टमेंट को दोगे। अब यही जो दोनों डिफरेंसेस हैं ये बनते हैं आपके प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस। तो प्लानिंग वेरिएंस क्या होता है? कॉज्ड बाय इनएक्यूरेट ओरिजिनल स्टैंडर्ड, कि आपका स्टैंडर्ड ही आपने ठीक सेट नहीं किया था, राइट। इसलिए इसको बोलते हैं एक्स एंटे। एंड ऑपरेशनल वेरिएंस कौन सा होता है? जो एक्चुअल परफॉर्मेंस की वजह से डेविएशन आया है, ठीक है। और एक्चुअल वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आप रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यूज़ करोगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम एक्स पोस्ट स्टैंडर्ड। तो बस यही है प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। टोटल वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, जो अगर आप नॉर्मल वेरिएंस कैलकुलेट करोगे तो आप करोगे ओरिजिनल स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, राइट। बट जब आप प्लानिंग वेरिएंस करोगे, प्लानिंग और ऑपरेशन में डिवाइड करोगे चीज़ों को, तो आपको एक रिवाइज स्टैंडर्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिससे आप दोनों को कंपेयर करोगे। दैट इज़ इट। ये हमारी पूरी प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंसेस की कहानी थी। अब हम फटाफट से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला है मटेरियल प्राइस का। देखो, जितने भी आपके सारे वेरिएंसेस होंगे, मटेरियल के, लेबर के, ओवरहेड के, फिक्स्ड ओवरहेड के, सब के अंदर ये प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंसेस का कंसेप्ट रहेगा। सबसे पहले अगर हम मटेरियल की बात करें, तो इसमें क्वेश्चन है कि एक प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरर ओरिजिनली बजटेड अ रॉ मटेरियल प्राइस ऑफ 4 पर केजी। तो मतलब कि इनका ओरिजिनल स्टैंडर्ड प्राइस था 4 पाउंड्स पर केजी। ड्यू टू ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस द मार्केट प्राइस रोज टू 4.8। तो अब जैसे ग्लोबल मार्केट डिस्ट्रप्शंस चल ही रहे हैं प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरर के लिए, तो उनका जो एक्चुअल प्राइस था वो तो कुछ और होगा, बट उन्होंने ये देखा कि ग्लोबल सप्लाई चेन की वजह से जो मार्केट प्राइस है वो हमारी बढ़ गई है, 4.8 हो गई है। तो अब जब आगे चल के ये अपने वेरिएंसेस को कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड उनको 4.8 लेना पड़ेगा। अब एक्चुअल प्राइस उन्होंने हमें बताया कि 5.1 है, तो अब मुझे 5.1 से कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। तो अब 5.1 को कंपेयर करना पड़ेगा
4.8 से, और 4.8 को कंपेयर करना पड़ेगा 4 से। तो जब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो मेरे पास प्लानिंग वेरिएंसेस आएंगे, और इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो मेरे पास ऑपरेटिंग वेरिएंसेस आएंगे। सो यहाँ पर वो वेरिएंस की कैलकुलेशन है, और एक्चुअल क्वांटिटी आपकी 12,000 kgs है, तो इनसे आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास दोनों वेरिएंसेस आ जाएंगे। सिंस हमारी प्राइस रिवाइज स्टैंडर्ड में भी ज़्यादा थी और एक्चुअल प्राइस तो ज़्यादा थी ही, तो दोनों वेरिएंसेस मेरे एडवर्स आए, तो टोटल वेरिएंस मेरा 13,200 का एडवर्स है। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि 9,600 अराइजेस फ्रॉम इनएक्यूरेट ओरिजिनल बजट, मैनेजमेंट सेट द स्टैंडर्ड टू लो। उन्होंने काफ़ी कम प्राइस रख दी बिना ये जाने हुए कि ग्लोबल मार्केट सप्लाई चेन डिसरप्शंस भी आ सकते हैं। दिस इज़ अनकंट्रोलेबल बाय द प्रोक्योरमेंट टीम। अब जो टीम जो भी रॉ मटेरियल होगा उसको परचेज करके लेकर के आएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये उसके हाथ में नहीं है कि प्राइस मार्केट में अब क्या हो गया है, राइट। तो इसलिए उनको जो वेरिएंस एलोकेट होगा वो 4.8 के थ्रू होगा, ठीक है। द ऑपरेशन वेरिएंस ऑफ 3,600 रिफ्लेक्ट्स द बाइंग टीम पेइंग 0.3 per kg मोर देन द रिवाइज मार्केट रेट। दिस इज कंट्रोलेबल एंड वारंट्स इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज वो वहाँ पर बार्गेन कर सकते थे और 4.8 का 4.8 ही लेकर आ सकते थे, बट वो नहीं कर पाए, उन्होंने 5.10 दिया, तो वो उनकी गलती है, राइट। दूसरा देख लेते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में कैसे होगा। अब फर्नीचर मेकर ओरिजिनली बजटेड 2 आवर्स, तो हमारे पास ओरिजिनल बजट 2 घंटे का था, एट 15 पर आवर उसका रेट था, राइट। आफ्टर प्रोडक्शन बिगैन अ रीअसेसमेंट ऑफ द प्रोसेस सेट द रिवाइज स्टैंडर्ड एट 1.8 आवर्स पर यूनिट। तो उन्होंने स्टैंडर्ड को रिवाइज कर दिया, पहले 2 आवर्स थे, अब उन्होंने 1.8 आवर्स कर दिया, मतलब कम टाइम लग रहा है, मोर एफिशिएंट टूलिंग। एक्चुअल आउटपुट 500 यूनिट्स का था, एक्चुअल आवर्स वर्क 980 आवर्स, ठीक है। और स्टैंडर्ड रेट मेरा 15 पर आवर का है, ठीक है। एक्चुअल रेट भी सेम ही रहेगा, स्टैंडर्ड एक्चुअल में कोई डिफरेंस है नहीं रेट में। तो अगर मैं प्लानिंग वेरिएंस की बात करूँ, सिंस हम एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इन इटसेल्फ मीन्स कि मेरे रेट में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ मेरा जो टाइम टेकन है, आवर्स है, उसके अंदर चेंज है। अगर लेबर कॉस्ट या लेबर रेट वेरिएंस होता तो मुझे फ़र्क पड़ता रेट से। अब अगर हम प्लानिंग वेरिएंस की बात करें तो मेरा एक्चुअल स्टैंडर्ड कितना था जो मैंने सेट किया था, वो 2 आवर्स थे, और रिवाइज स्टैंडर्ड कितना है, क्योंकि हमें पता चला कि ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से लेबर काम कर रही है, 1.8, तो मेरा डिफरेंस कितने का आया, 0.2 आवर्स का, और 500 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं एक्चुअल में, और स्टैंडर्ड रेट कितना है 15 पर आवर का। अब ये 15 पर आवर का रेट, ठीक है, तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे आंसर पता चल जाएगा, राइट। तो मेरा 1500 का फेवरेबल वेरिएंस आया। अब ये फेवरेबल क्यों है, क्योंकि मुझे कम टाइम लगा। अब कम टाइम लगा तो यानी कि मेरी कॉस्ट कम आई, राइट। तो ये भले से ही नेगेटिव आएगा, नेगेटिव तो नहीं आएगा, बट ये क्या बोलते हैं आपका फेवरेबल वेरिएंस होगा। ऑपरेशनल वेरिएंस वहीं पे अगर हम देखें, एक्चुअल आवर्स उन्होंने कितने वर्क किया, 980, तो अगर आप 980 को 500 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा, लेट्स से कितना आएगा, 980 डिवाइडेड बाय 500, सो you'll get 980, तो आपके पास आएगा 1.96। तो उन्होंने एक्चुअल में 1.96 आवर्स वर्क किया है, यानी कि स्टैंडर्ड था 1.8, उन्होंने वर्क किया 1.96 आवर्स, तो उन्होंने थोड़ा ज़्यादा काम किया है, और 500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, और 15 पर आवर का रेट है, तो मेरे पास 4,500 का एडवर्स वेरिएंस आ गया है, राइट। ये भी सिंपल था, मेरे आवर्स में डिफरेंस है, राइट। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने इसका वर्किंग नोट भी किया हुआ है, रिवाइज रेट जो है 900 आवर्स हो गए रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, राइट। अदरवाइज वो कितने होने थे, 1000 आवर्स। रिवाइज आवर्स 900 हो गए, और एक्चुअल आवर्स कितने 980 हैं, तो 80 आवर्स उन्हें एक्स्ट्रा लगे, राइट। तो ऑपरेशनल वेरिएंसेस उनका, ऑपरेशनल वेरिएंस आप सिर्फ 900 माइनस 980 नहीं कर सकते, राइट। आपको 900 माइनस 80 आवर्स इंटू 15, तो 1200 एडवर्स। रिवाइज चेक प्लानिंग प्लस ऑपरेशनल 300, एडजस्टिंग फॉर करेक्ट फिगर्स अबव, है ये क्या लिख रखा है इसमें, पकड़ा गया ये। कुछ भी लिख रखा है इसने यहाँ पे, स्टैंडर्ड आवर्स
रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स आपके कितने हैं? 2 × 500, ठीक है। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स है 1.8 × 500 और एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 980। तो मेरा आ गया 1000, ये आ गया मेरे पास 900 आवर्स और यहाँ मेरे पास आ गया 980 आवर्स। तो अगर मैं प्लानिंग वेरिएंस निकालूँ तो मेरा 1000 माइनस 900 राइट इंटू 15, तो मेरा 1500 का यहाँ पे फेवरेबल वेरिएंस आ गया। वहीं अगर मैं ऑपरेशनल वेरिएंस निकालूँ तो मेरे पास 900 माइनस 980 राइट इंटू 15, तो मतलब मैंने तो एक्स्ट्रा घंटे काम किया, तो अगर हम करें 80 इंटू 15 तो मेरे पास आएगा 1200 राइट। तो मेरे पास कितना आ गया? 1200 एडवर्स वेरिएंस। तो मेरा ऑपरेशनल वेरिएंस 1200 एडवर्स है, राइट। सिंपल। अरे यार वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत छप गया, यहाँ पे आएगा आपका 1200 एडवर्स, ठीक है। डन जी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फेवरेबल एडवर्स सबको समझ आ गया होगा। अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं सेल्स के वॉल्यूम का, प्लानिंग वर्सेस ऑपरेशनल वेरिएंसेस। अब बजट 10,000 यूनिट्स का था, ठीक है। रिवाइज फोरकास्ट ड्यू टू मार्केट कॉन्ट्रैक्शन 8,500 यूनिट्स का है, राइट। और एक्चुअल सेल्स 9,200 थे। तो देखो सिंपली ये जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे ना, इनको सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे करके एक टेबल बना लेनी चाहिए। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड आवर्स लिखो, सॉरी मतलब अब जैसे स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। अगर हम यहाँ पर देखें, मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी? 10,000 यूनिट्स की। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी उन्होंने मार्केट इंटरवेंशन से कम कर दी 8,500 यूनिट्स, और एक्चुअल सेल्स जो मेरी हुई है 9,200 की हुई है। और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरा है 25, राइट 25। अब देखो जो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस होता है, वॉल्यूम वेरिएंस, उसमें आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से निकालते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको सेल्स प्राइस से मतलब नहीं होता, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मतलब होता है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लानिंग वेरिएंस कैलकुलेट करूँ तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा, राइट। 8,500 इंटू 25, तो मेरा कितना आ जाएगा? 1,500 इंटू 25 विच इज़ 37,500, राइट। तो अब ये मेरा 37,500 फेवरेबल है या एडवर्स है? अपेरेंटली आपको देखने में लगेगा कि पॉजिटिव अमाउंट है, तो मेरा फेवरेबल बैलेंस होना चाहिए, बट आंसर इज़ नो। ये मेरी सेल्स है, मुझे सेल्स बजटेड मेरी 10,000 थी, बट मेरी एक्चुअल सेल्स 8,000, मतलब मेरा स्टैंडर्ड मुझे कम करना पड़ा। तो ये तो एडवर्स वेरिएंस है ना, मैंने स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई सेट कर दिया था, राइट। अब तो ये मेरी प्लानिंग वेरिएंस हो गई। अब अगर मैं ऑपरेशनल वेरिएंस कैलकुलेट करने जाऊँ तो उसमें मुझे क्या मिलेगा कि मेरा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी? 8,500, बट हमने एक्चुअल में कितनी यूनिट्स एक्चुअल में सेल करी? 9,200 इंटू 25 आप करोगे, राइट। तो कितना आएगा आपका? 700 इंटू 25, 700 इंटू 25 विच इज़ नथिंग बट 17,500, और ये आपका फेवरेबल है, ठीक है। देखो यहाँ मेरा आंसर पॉजिटिव में आ रहा था तब भी मैंने एडवर्स किया, और यहाँ आंसर मेरा नेगेटिव में आ रहा तब भी मैंने फेवरेबल किया। तो आंसर फेवरेबल और एडवर्स पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आप क्या चीज़ में वेरिएंस कैलकुलेट करो। ये सेल्स का वेरिएंस है, तो सेल्स का नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना बेटर होगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ से टोटल वेरिएंस भी कैलकुलेट करूँ तो टोटल वेरिएंस मेरा कितना आएगा? 20,000 का, वो भी एडवर्स। क्योंकि अगर आप ऊपर से देखो 10,000 माइनस 9,200, तो 800 यूनिट्स का आपने सेल नहीं किया है, राइट। गॉट इट। तो ये इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर भी सेम ही तरीके से हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ओके। अरे क्या हो गया? कभी कभी ठीक है,
1C हो गया हमारा एग्जाम्पल. इनसाइड द प्लानिंग वेरियंस कैप्चर्स द मार्केट वाइड डाउन टर्न. द ऑपरेशनल वेरियंस रिवील्स द मैनेजमेंट आउट परफॉर्म द रिवाइज्ड मार्केट फोरकास्ट बाय 700 यूनिट्स, अ जेन्युइनली पॉजिटिव रिजल्ट. क्योंकि मेरी 700 यूनिट से ज़्यादा सेल हुई है राइट. तो अब देखो ध्यान से पढ़ो कि मैंने क्या लिखा हुआ है. प्लानिंग वेरियंस कैप्चर्स द मार्केट वाइड डाउन टर्न, जो कि मेरा अनकंट्रोलेबल चीज़ है. और ऑपरेशनल वेरियंस रिवील्स मैनेजमेंट आउट परफॉर्म. क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखो सिर्फ 10,000 माइनस 9,200 करो तो आप कहोगे कि हमने तो गंदा परफॉर्म किया है, हमने तो 800 यूनिट्स कम सेल किए हैं. बट एक्चुअल में ऑन द ग्राउंड क्या चीज़ है कि आपने स्टैंडर्ड 10,000 सेट किया था, बट स्टैंडर्ड एक्चुअल में मार्केट की वजह से कितना सेट होना चाहिए था, 8,500 का. 1500 यूनिट कम का सेट होना चाहिए था. बट जबकि सेल्स टीम है उसने आउट परफॉर्म किया और उसने सेल की 9,200 यूनिट्स, 700 यूनिट्स उस रिवाइज स्टैंडर्ड से ज़्यादा. तो उन्होंने तो आउट परफॉर्म किया है, उन्होंने ओवर अचीव किया है. तो ये इंसाइट आपको तभी मिलेगी जब आप वेरिएंसेस को प्लानिंग और ऑपरेशनल में डिवाइड करोगे. तो पहला टॉपिक हमारा यहाँ ख़त्म होता है. दूसरे टॉपिक पर आते हैं विच इज़ वेरिएंस एनालिसिस एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. तो देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या है ना, हर ओवरहेड का एक कॉस्ट ड्राइवर होगा. ठीक है. अंडर एबीसी ओवरहेड इज ड्रिवन बाय कॉस्ट ड्राइवर्स रादर देन अ सिंगल वॉल्यूम बेस्ड रेट. अब ओवरहेड्स को यूनिट से डिवाइड करके एक ब्लैंकेट रेट नहीं निकालोगे आप. हर एक्टिविटी को, ओवरहेड्स के अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करोगे, उनके कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करोगे और उनके बेसिस पर वो सारी कॉस्ट को एलोकेट करोगे कि किस प्रोडक्ट में आपको कितना कितना टाइम लगता है राइट. देयरफॉर कंपेयर्स बजटेड कॉस्ट ड्राइवर रेट्स एंड वॉल्यूम against actual outcomes for each activity pool, providing a far greater insight than traditional absorption costing. ये हर एक्टिविटी में आपको कितना खर्चा लगा है. अब देखो ओवरहेड वेरिएंस कैसे निकालोगे. देखो एक तो आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वॉल्यूम वेरिएंस होता है. ठीक है. टोटल एक्सपेंडिचर प्लस एफिशिएंसी या फिर वॉल्यूम बोल लो. अब एक्सपेंडिचर वेरिएंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे. देखो बजटेड रेट माइनस एक्चुअल रेट. तो जब भी हम रेट्स को कंपेयर करेंगे तो हमेशा एक्चुअल वॉल्यूम ली जाएगी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल ड्राइवर वॉल्यूम, एक्चुअल आवर्स. और जब भी हम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे, किसी भी मतलब क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे, क्वांटिटी हो गई, रेट हो गए, ठीक है, ये ड्राइवर्स की वॉल्यूम हो गई, हमेशा इस टाइम पे हम हमेशा स्टैंडर्ड रेट का इस्तेमाल करेंगे, स्टैंडर्ड रेट्स का यूज़ करेंगे. मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप रेट्स को कंपेयर कर रहे हो तो फिर आप एक्चुअल क्वांटिटी का यूज़ करोगे मल्टीप्लाई करने के लिए. अगर आप क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे हो तो फिर आप स्टैंडर्ड रेट का यूज़ करोगे. सिंपल सी चीज़ है. अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं. अब सिग्मा टेक लिमिटेड यूजेस एबीसी विद 3 कॉस्ट पूल्स. डेटा फॉर द पीरियड, एक्टिविटी पूल, मशीन सेटअप्स, क्वालिटी इंस्पेक्शंस, डिलीवरी रन्स. ठीक है. 3 एक्टिविटी पूल्स हैं. अब इनकी ड्राइवर वॉल्यूम है कि इसको 200 सेटअप लगते हैं राइट. 500 इंस्पेक्शंस, 100 रन्स. बजटेड कॉस्ट 40,000, 25,000, 15,000. ये बजट सेट किया हुआ है. एक्चुअल ड्राइवर वॉल्यूम, ये बजटेड वॉल्यूम थी. एक्चुअल ड्राइवर वॉल्यूम, मशीन सेटअप करने के लिए 230 सेटअप्स लगे, क्वालिटी इंस्पेक्शंस के लिए 480 इंस्पेक्शंस लगे और डिलीवरी रन्स के इसको 115 रन्स लगे. एक्चुअल कॉस्ट भी मुझे गिवन है. अब स्टैंडर्ड ड्राइवर्स पर यूनिट. अब प्रोडक्ट की हर यूनिट में कितना ड्राइवर का वॉल्यूम लग रहा है वो उन्होंने खुद से कैलकुलेट करके दे दिया. 0.04 लग रहा है, यहाँ 0.1, यहाँ 0.02. और एक्चुअल प्रोडक्शन मेरा 5,000 यूनिट्स का हुआ है. तो अब अगर मुझे वेरिएशन निकालना होगा तो सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड रेट निकाल लेते हैं. तो आप यहाँ से 40,000 डिवाइड बाय 200 करोगे, स्टैंडर्ड रेट पता चल जाएगा मशीन सेटअप कॉस्ट का, सिमिलरली क्वालिटी इंस्पेक्शंस का और सिमिलरली डिलीवरी रन का. तो ये मुझे यहाँ से पता चल गया. अब स्टैंडर्ड सेटअप्स फॉर एक्चुअल आउटपुट मेरे कितने हैं, 5,000 यूनिट्स इंटू 0.4. तो मुझे 200 सेटअप्स पता चल गए जो यहाँ गिवन थे राइट. अब एक्सपेंडिचर वेरिएंस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो एक्चुअल रेट कितना था मेरा मशीन सेटअप का, 210. हाँ है ना. 48,300 डिवाइड बाई 230 करोगे तो आपको एक्चुअल रेट पता चल जाएगा. तो 210 माइनस 200 आपको एक्चुअल रेट क्या पता चल जाएगा कि रेट में कितना डिफरेंस है, प्लस एक्चुअल सेटअप्स कितने लगे हैं 230. तो आप यहाँ से वेरिएंस निकाल सकते हो. एफिशिएंसी वेरिएंस अगर आपको मशीन सेटअप कॉस्ट की निकालनी है तो वो आप कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड सेटअप फॉर एक्चुअल आउटपुट. ये समझो आप स्टैंडर्ड सेटअप फॉर एक्चुअल आउटपुट हमने क्यों निकाला. देखो ये उन्होंने बजट दिया हुआ था. अब उनकी बजटेड यूनिट्स जितनी प्रोड्यूस हुई हैं 5,000. अब यहाँ पे देखो बजटेड यूनिट्स और एक्चुअल यूनिट सेम है तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर वहीं मेरी बजटेड यूनिट्स कुछ और होती, लेट्स से 6,000 होती, फिर जब आप स्टैंडर्ड सेटअप्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कैलकुलेट करते तो वो डिफरेंट आता. गेटिंग माई पॉइंट. ये चीज़ है. तो अभी से दोनों चीज़ें सेम है
तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मेरा एफिशिएंसी वेरिएंस यहाँ पर मेरा कितना आएगा, अब देखो 200 सेटअप्स मैंने डिसाइड किए थे, बट 230 सेटअप्स जो है मुझे एक्चुअल में लगे हैं, राइट। तो मेरा 30 सेटअप्स का डिफरेंस आया है। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 6000 का वेरिएंस। तो मेरे पास टोटल एडवर्स वेरिएंस 8300 का आया है, राइट। तो ये मेरा फुल ABC ओवरहेड, मतलब कि ये मेरा मशीन सेटअप कॉस्ट का वेरिएंस मुझे यहाँ से पता चल गया। सिमिलरली हम क्या क्वालिटी इंस्पेक्शंस का निकाल सकते हैं, हम क्वालिटी इंस्पेक्शंस का भी निकाल सकते हैं। अब अगर आप सिंपली देखो, मेरे पास क्वालिटी इंस्पेक्शंस का बजटेड रेट कितना है, 25,000 डिवाइडेड बाई 500 विच इज़ नथिंग बट कितना आएगा, 50, राइट। पाउंड्स 50 पर क्या बोलते हैं इसको, इंस्पेक्शन। अब अगर मैं एक्चुअल रेट निकालूं तो एक्चुअल रेट मेरा कितना है, 24,480 डिवाइडेड बाई 480। तो हम देख लेते हैं इसको, 24480 डिवाइडेड बाई 480 विच इज़ नथिंग बट 51। तो यहाँ मेरा एक्चुअल रेट 51 पर इंस्पेक्शन आया है। ओके, ठीक है। अगर मैं स्टैंडर्ड क्वालिटी इंस्पेक्शंस की बात करूँ फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो मेरे कितने आने चाहिए थे, 5000 यूनिट्स इंटू 0.10, यानी कि 500 मेरे इंस्पेक्शंस आने। मैंने बोला था ना सेम आएगा, तो उससे कोई फ़र्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है, बट स्टिल हमने निकाल लिया, राइट। अब अगर मुझे यहाँ पे एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है, तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस मेरा कैसे निकलेगा, किसका, क्वालिटी इंस्पेक्शन का। सिंपल सी बात है, मेरा एक्चुअल रेट कितना था, स्टैंडर्ड रेट था 50, मुझे एक्चुअल रेट लगा 51, और मेरी एक्चुअल नंबर ऑफ़ इंस्पेक्शंस कितने हैं, नंबर ऑफ़ इंस्पेक्शंस, एक्चुअल नंबर ऑफ़ इंस्पेक्शंस है मेरे 480। तो यानी कि मुझे पता चल गया मेरा 480 का एडवर्स वेरिएंस है, राइट। अब अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, तो मेरे स्टैंडर्ड सेटअप्स थे 500, मुझे एक्चुअल कितने सेटअप्स लगे हैं, 480, ठीक है। और मेरा स्टैंडर्ड रेट कितना है, 50 का। तो यानी कि मुझे 20 इंटू 5 1000 का मेरा फेवरेबल वेरिएंस आ गया यहाँ पर। सही है हमारा आंसर, राइट। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। सिमिलरली आप डिलीवरी रन्स का ट्राई करो, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। और अगर हम डिलीवरी रन्स का यहाँ पर देखें तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस मेरा कितना हो गया, 575, और एफिशिएंसी वेरिएंस हो गया 2250। सिमिलर बेसिस पर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। देखो यहाँ पे भी हमारे स्टैंडर्ड जो रन्स हैं वो सेम आए हैं, बिकॉज स्टैंडर्ड और बजटेड यूनिट्स में कोई चेंज नहीं है। अगर चेंज होता तो ये भी चेंज होते, राइट। अब ओवरऑल ABC ओवरहेड वेरिएंस अगर समरी हम देखें तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस अगर आप तीनों का ऐड कर दो तो आपको पता चल जाएगा, एफिशिएंसी वेरिएंस आप तीनों का ऐड कर दो तो पता चल जाएगा, तो टोटल वेरिएंस मुझे पता चल गया मेरा एडवर्स वेरिएंस है। अब इसका एडवांटेज क्या है, ट्रेडिशनल सिंगल OAR वुड शो वन अनडिफरेंटेड ओवरहेड वेरिएंस। वो सीधे ये नंबर दे देता, आपको पता नहीं चलता क्या है, किस चीज़ में ज़्यादा हमने अच्छा किया है, किस चीज़ में हमने अच्छा नहीं किया है। ABC रिवील्स दैट द लार्जेस्ट प्रॉब्लम इज़ मशीन सेटअप एफिशिएंसी, क्योंकि सबसे बड़ा वेरिएंस का नंबर आपका मशीन सेटअप की एफिशिएंसी के अंदर ही है। क्वालिटी इंस्पेक्शंस में तो आप एफिशिएंसी में पॉजिटिव हो, वहाँ पे तो रेट का थोड़ा छोटा वेरिएंस है। डिलीवरी रन्स में भी आपका बड़ा नंबर है, बट मशीन सेटअप में अगर आप देखो तो दोनों ही एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी दोनों में आपका बड़ा नंबर है, और टोटल वेरिएंस 8300 का है। तो वहाँ पे आपको फोकस करना है, फोकस एरिया आपका, और अ क्वालिटी और स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम, नॉट अ कॉस्ट पर सेटअप प्रॉब्लम, राइट। ABC कॉस्ट वाला मेथड भी आई होप समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं फटाफट से रेलिवेंट कॉस्ट अप्रोच का। द रेलिवेंट कॉस्ट अप्रोच अप्लाइज डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल्स टू वेरिएंस एनालिसिस ओनली कॉस्ट दैट आर फ्यूचर इंक्रीमेंटल एंड कैश बेस्ड। देखो रेलिवेंट कॉस्ट का सिंपल सा एक मंत्र होता है कि आप कोई भी डिसीजन लेते टाइम सिर्फ वही कॉस्ट कंसिडर करोगे जो आपको एक्चुअल में जिस कॉस्ट से फ़र्क पड़ेगा, जो आपके डिसीजन लेने के लिए रेलिवेंट है। तो ओनली कॉस्ट दैट आर फ्यूचर इंक्रीमेंटल एंड कैश बेस्ड। फ्यूचर मतलब जो आगे हमें इनकर होंगी अगर हम ये पर्टिकुलर एक्टिविटी या डिसीजन लेते हैं। इंक्रीमेंटल ये आगे जाके ये मेरी एग्जिस्टिंग कॉस्ट को इतने से इंक्रीज़ कर रही हैं। और कैश बेस्ड कि मुझे अभी इनकर करनी पड़ेंगी, आर ट्रीटेड एज रेलिवेंट फॉर ऑपरेशनल डिसीजंस। संक कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट एंड नॉन कैश आइटम्स लाइक डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन कैश कॉस्ट नहीं है, राइट, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वेरिएंसेस यूज टू मेक फ्यूचर डिसीजंस। सिंपल सी बात है।
अब रेलेवेंट वर्सेस इररेलेवेंट कॉस्ट एक बार फटाफट से देख लेते हैं। अगर कोई फ्यूचर इंक्रीमेंटल कॉस्ट है जो मुझे आज डिसीजन लेने से एक्स्ट्रा लगेगी तो वो मेरी रेलेवेंट बन जाएगी। या संक कॉस्ट जो मेरी ऑलरेडी इनकर्ड है, ये तो चेंज होने नहीं वाली, तो ये मेरी इररेलेवेंट कॉस्ट है। डिसीजन लेने के लिए मुझे इसको कंसिडर नहीं करना। कमिटेड कॉस्ट सिमिलर बेसिस पे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाँ ये मेरी रेलिवेंट कॉस्ट है। ऐसा हो सकता है ना कि मेरे पास दो अल्टरनेटिव्स हैं, ऑल्टरनेटिव 1 और ऑल्टरनेटिव 2। अगर मैंने इसको लिया तो मुझे लेट्स से 10K का रेवेन्यू होगा, और इसको लिया तो मुझे 20K का रेवेन्यू होगा। तो कहीं ना कहीं ये 10K मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि 20K के रेवेन्यू के लिए मैं वो 10K का रेवेन्यू तो छोड़ रही हूँ, राइट। डेप्रिसिएशन सिंस मेरा नॉन कैश आइटम है तो वो मेरा रेलिवेंट कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। अवॉइडेबल फिक्स्ड ओवरहेड, ऐसे ओवरहेड जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइडेबल हैं, राइट, उनसे फ़र्क पड़ सकता है, तो वो भी मेरे रेलिवेंट कॉस्ट का पार्ट होंगे। ठीक है, अगर मैंने ये डिसीजन नहीं लिया तो मुझे ये फिक्स्ड ओवरहेड नहीं लगेंगे, तो ये मेरी रेलिवेंट कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। अब इसमें से हम सबसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं। सो नाउ लेट्स कम डाउन टू द एग्जांपल्स। हमने ये रेलेवेंट कॉस्ट वर्सेस इररेलेवेंट कॉस्ट डिस्कस कर लिया था। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स देखेंगे, एक स्पेशल ऑर्डर का और एक हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेरिएंस का। ठीक है, तो अगर हम स्पेशल ऑर्डर वाले वेरिएंस की बात करें तो हम अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन कहता है कि हमें एक स्पेशल ऑर्डर मिला है 2000 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ 18 पर यूनिट। अगर हम इसकी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेरी सेल्स प्राइस कितनी होगी। सेल्स प्राइस, ये क्या हो गया, ठीक है, सेल्स प्राइस होगी मेरी नथिंग बट 18 पाउंड्स पर यूनिट, राइट। और मेरी सेल्स क्वांटिटी कितनी है जिसका मुझे स्पेशल ऑर्डर मिल रहा है। स्पेशल ऑर्डर मुझे कितने का मिल रहा है, 2000 यूनिट्स का, यानी कि मेरी सेल्स का अमाउंट कितना हो गया, 36,000, राइट। अब अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो मेरी स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, उसको लेस करना चाहूँ तो मुझे पाउंड पर यूनिट 5 पाउंड्स पर यूनिट की मुझे डायरेक्ट कॉस्ट लग रही है यहाँ पे, राइट, 5 पर पाउंड की। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा सिस्टम 5 इंटू 2000, यानी कि मुझे 10,000 यहाँ पे लग रहे हैं, राइट। अगर मैं डायरेक्ट लेबर की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे डायरेक्ट लेबर लग रही है 4 पाउंड्स की, यानी कि 4 इंटू 2000 विच इज़ नथिंग बट 8000, ठीक है। और मुझे वेरिएबल ओवरहेड्स लग रहे हैं 3 पाउंड्स के, तो यहाँ से हम वेरिएबल ओवरहेड्स भी माइनस कर देंगे। 3 इंटू 200 विच इज़ नथिंग 2000 विच इज़ नथिंग बट 6000, तो मेरे पास कितना आ गया 1424, तो मेरे पास 12,000 का मेरे पास यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ गया। अब इस कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस नहीं करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स को माइनस नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज जो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो मेरी इररेलेवेंट कॉस्ट है, इररेलेवेंट कॉस्ट है, वो पार्ट नहीं बनेगी किसका, मेरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का। क्योंकि अगर मैं ये 2000 यूनिट्स का स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं, मेरी वो फिक्स्ड ओवरहेड्स इनकर होने ही वाले हैं। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि द फिक्स्ड ओवरहेड इज अब्जॉर्ब एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट ऑन स्टैंडर्ड बेसिस। मुझे अपने रेलिवेंट कॉस्ट के लिए जो मुझे स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है उसके लिए मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दी जाएगी कि अरे ये क्या 3 रुपये और दिए हुए हैं, इनका भी हमें कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना, फिक्स्ड कॉस्ट को आपका हाथ भी नहीं लगाना, छोड़ दो उसको। अब उन्होंने मुझे एक्चुअल रिजल्ट्स भी दिए हैं कि एक्चुअल रिजल्ट्स मटेरियल कॉस्ट मुझे 10,500 की लगी है एंड लेबर मुझे 8,200 की लगी है। तो अगर हम यहाँ पे आके चेक करें इस चीज़ को, ये तो हमारे पास क्या था, स्टैंडर्ड था। अगर मैं एक्चुअल की बात करूँ तो मेरी सेल्स कितनी है, यहाँ पे सेल्स तो उतनी है 36,000, वो तो चेंज हुई नहीं। मेरा डायरेक्ट मटेरियल चेंज हो गया, हाँ 10,500। क्या मेरा डायरेक्ट लेबर चेंज हुआ है, हाँ वो मेरा कितना हो गया 8,200 का, राइट 8,200। और क्या मेरे वेरिएबल ओवरहेड्स चेंज हुए, वेरिएबल ओवरहेड्स चेंज नहीं हुए, वो 6,000 के ही हैं, राइट। वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला है। और सिंस वहाँ पे सिर्फ पाउंड 3 दिया हुआ है तो हम अज्यूम करेंगे कि वो यूनिट्स के बेसिस पर ही वेरिएबल ओवरहेड इनकर होगा, हमारे आर्स के बेसिस पर नहीं होगा। अजम्पशन है ये। अगर यहाँ पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती कि इन आर्स के बेसिस पर मेरा वेरिएबल ओवरहेड अब्जॉर्ब किया जाएगा तो फिर मुझे फ़र्क पड़ता, बट सिंस
सारी जो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये पर यूनिट की बेसिस पर है। तो मुझे क्योंकि मुझे अमाउंट भी कितना लग रहा है, 2000 यूनिट्स ही मेरी प्रोड्यूस हो रही हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे 700 का ज़्यादा अमाउंट पड़ा है, मतलब 700 का मुझे, इसको हम कह सकते हैं कि 700 का मुझे नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा अमाउंट आएगा 11,300, राइट। तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन आ गया, न्यू कंट्रीब्यूशन जो आ गया, मेरा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, वो मेरा 11,300 का है। तो यानी कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ, तो मेरा वेरिएंस कितने का आया, मेरा वेरिएंस सिंपली आ गया 700, क्या हुआ 700, वो भी एडवर्स। गॉट माई पॉइंट। ये सिंपल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, ठीक है। अब यहाँ इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी, 6100 लिखा हुआ था, बट द करेक्ट इज 600, ठीक है। वो जो आपको PDF मिलेगा उसमें ये सारी चीज़ें करेक्टेड होंगी, ऑलराइट। अब एग्जाम्पल नंबर 3 भी ये आप रीड कर लेना, की प्रिंसिपल जो मैंने बात बोली है वही यहाँ पर लिखी हुई, ओके। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेरिएंस देख लेते हैं, स्केर्स रिसोर्स। अब क्या है, अ कंपनी हैज़ अ स्केर्स रॉ मटेरियल करेंटली इन स्टॉक। अब ये इसका स्केर्स रॉ मटेरियल है जो रेडिली अवेलेबल नहीं रहता है, ये लो हाईलाइटेड करना है, ठीक है। परचेज 2 मंथ्स अगो, उसने 2 महीने पहले खरीदा था 8 पर केजी का। इट कैन बी रीसोल्ड फॉर 9 पर केजी, और ध्यान से पढ़ना, और यूज इन प्रोडक्शन वेयर इट हैज़ स्टैंडर्ड कॉस्टेड ऑफ, इट हैज़ बीन स्टैंडर्ड कॉस्टेड एट 8 पर केजी। देखो इसके पास दो ऑप्शंस हैं, इसके पास फ़िलहाल दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि इसको बाहर सेल कर दे एट द रेट ऑफ 9 पर केजी। दूसरा ऑप्शन है इसको प्रोडक्शन में यूज़ कर दे, जहाँ पर इसका रेट 8 पर केजी ही रहने वाला है। इसने परचेज़ कितने में किया था, परचेज 2 मंथ्स बैक कितने में किया था इसने, एट द रेट ऑफ 8 पर केजी पर ही परचेज़ किया था। तो अगर हम देखें, अगर ये प्रोडक्शन में जाता है तो इसको कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है, राइट। बट अगर ये सेल करता है तो इसको 1 पाउंड का फ़ायदा होगा, राइट। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं लोग। एक्चुअल प्रोडक्शन यूज्ड 500 केजी, तो एक्चुअल प्रोडक्शन 500 किलो का हुआ है, 500 किलो हमने यूज़ किया है इसको। एक्चुअल प्राइस पेड टॉप अप परचेज 10 पर केजी फॉर 200 केजी। देखो सिंपल सी चीज़ है, एक्चुअल प्रोडक्शन में ये यूज़ कितना हुआ है, 500 केजी मटेरियल ये यूज़ हो गया, ठीक है। और एक्चुअल प्राइस पेड टॉप अप परचेज, मतलब कि एक्चुअल प्राइस जो हमने बाद में खरीदने के लिए पे की, वो हमने 10 पर केजी पे की फॉर 200 केजी। मतलब 500 किलो हमारे पास पड़ा हुआ था, हमें और ख़रीदना पड़ा, तो हमें 200 केजीज़ और ख़रीदा, और वो हमें 10 रुपीज़ पर केजी का पड़ा। अब वो कह रहे हैं कि आप एग्जामिन करो कि अगर आप इसको 9 रुपये में बेच देते, प्रोडक्शन में यूज़ ना करते, तो क्या बेटर रहता। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसको सेल ऑफ ना करते, ठीक है, सॉरी हम इसको सेल ऑफ कर देते, रीसेल अपॉर्चुनिटी को जो है हम आइडेंटिफाई कर लेते, तो क्या होता, जो मेरा 300 किलो 500 केजीज़ तो टोटल यूज़ हुआ है, जिसमें 300 किलो हमारे पास था और 200 केजीज़ हमने टॉप अप परचेज़ किया है। सॉरी एक्चुअल प्रोडक्शन यूज़ उसने दे रखा है ना, और एक्चुअल प्राइस टॉप अप परचेज़, तो 300 केजीज़ मैं अगर सेल ऑफ कर दी थी 9 रुपीज़ के हिसाब से, और 200 इंटू 10 का जो मुझे नुकसान हुआ ये मुझे नहीं होता, तो ये अगर मैं अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ऐड बैक कर दूँ तो मेरे लिए 4711 कॉस्ट बन जाती है, राइट। और अगर हमने इसको प्रोडक्शन में यूज़ कर लिया तो 500 केजीज़ एट द रेट ऑफ 8 पाउंड इतना मुझे मिलेगा, राइट, विच इज़ नथिंग बट, देखो 4000 और 4200 एक्चुअल मुझे क्या पड़ा है, इसका प्राइस पड़ा है वाई 500 इंटू 8 कितना बना 4000, एंड 2000 इंटू 10 200 इंटू 10 2000, राइट। तो 4200 मुझे यहाँ पर प्राइस एक्चुअल में लगी है। अब देखो सिंपल सी चीज़, देखो कंफ्यूजन किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोबारा से बोलते हैं इसको, दोबारे करेंगे। अरे मिटा क्यों ना, देखो सिंपल सी चीज़ है, सिंपल।
राइट। देखना पड़ेगा ना, कैश कितना लगा मेरा। उसके हिसाब से देखिए, फ्रैक्शन में यूज़ किया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको सेल कर देते प्लस मुझे जो 200 का 10 नहीं लगा, ठीक है, 200 किलो का 10 करेक्ट, वो भी मेरी कॉस्ट बचती 27 मैं कितना था 4700 का, ठीक है। एक्चुअल कैश इतना है 4500 और 4700 इसको कंपेयर करो तो मेरे 300 का तो मेरे पास फेवरेबल अमाउंट है, राइट। तो मैंने तो अच्छे से यूज़ किया है ना। कि मेरी फिर भी रोना कि मुझे दिक्कत है, मेरी फिर भी रोना। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड एग्जांपल जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। अब देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी कि बेसिकली आपके पास दो अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव 1 ऑल्टरनेटिव 2। सपोज पहला ऑल्टरनेटिव है कि आप किसी मटेरियल को, चलो क्वेश्चन में ही देख लेंगे बट एक ऐसे देख लेते हैं कि अगर आपके पास एक ऑल्टरनेटिव है जिसको अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो तो आपको जो नुकसान होगा वो होगा लेट से 200 रुपये का, ठीक है। अगर आपने ऑल्टरनेटिव 1 छोड़ दिया, नहीं यूज़ किया, और अगर आप ऑल्टरनेटिव 2 यूज़ कर रहे हो और आपको वहाँ पे कॉस्ट लगी है 150 की, राइट। तो अब देखो कि अगर आपने वो नहीं यूज़ किया तो उसकी कॉस्ट आपको 200 लग रही है, राइट। और आपने वो ऑल्टरनेटिव नहीं लिया, नहीं ये वाला ऑल्टरनेटिव किया तो आपको कॉस्ट लग रही है 150 की। तो यानी कि आपका ऑप्शन तो बेटर था ना, आपका ऑप्शन बेटर है, राइट। 150 की कॉस्ट ही आपको लगी इंस्टेड ऑफ 200। तो अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कंपनी हैज़ अ स्केर्स रॉ मटेरियल करंटली इन स्टॉक, ठीक है। अब अभी इसके पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, परचेज 2 months अगो फॉर 8 kg। तो अगर मैं कहूँ कि इसने ऑलरेडी
अपनी कैश स्पेंडिंग कितनी कर दी है, ऑलरेडी इस पे कितना खर्चा कर दिया है 8 पर केजी का। अभी मुझे केजीज मालूम नहीं कि कितने हैं, आगे पता चलेंगे। इट कैन बी रीसोल्ड फॉर 9 पर केजी, यानी कि अगर मैं अपनी अपॉर्चुनिटी देखूँ, अपॉर्चुनिटी फॉर सेल, तो मुझे पता चलता है कि मैं इसको 9 पर केजी के रेट से सेल कर सकती हूँ। या फिर अब दूसरा ऑल्टरनेटिव देखो उन्होंने क्या दिया है, और इट कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन वेयर इट हैज़ बीन स्टैंडर्ड कॉस्टेड एट 8 पर केजी। मतलब वो बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने इसकी सेट की हुई है 8 रुपीज़ पर केजी की, अगर हम इसको प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे, ठीक है। वो हमने बजट सेट किया हुआ है कि 8 रुपये से अगर हमें और यूज़ करना होगा ये मटेरियल, तो हम जब बाहर से खरीदेंगे तो हमें 8 रुपये पर केजी की ही प्राइस लगनी चाहिए। अब एक्चुअल प्रोडक्शन में यूज़ हुआ है 500 केजी, ठीक है, ऑलराइट। आगे उन्होंने लिखा है एक्चुअल प्राइस पेड। अब एक्चुअल प्राइस पेड भी है, तो टॉपअप परचेज उन्होंने किया 200 किलो एट द रेट ऑफ 10 पर केजी। मतलब कि टोटल प्रोडक्शन में तो 500 यूज़ हुआ है, इन्हें और परचेज करा, इस 500 के अंदर ये 200 इंक्लूडेड है। सो दिस मीन्स कि इनके पास ऑलरेडी स्टॉक के अंदर 300 होगा प्लस 200 इन्होंने यहाँ से परचेज़ किया, तो इनकी कैश स्पेंडिंग कितनी हो गई इंटू 300 प्लस जो इन्होंने पाउंड 10 पर केजीज़ का 200 केजी मटेरियल ख़रीदा, तो यानी कि इनका यहाँ पे हो गया 4400 पाउंड्स इनके क्या हो गए, कैश स्पेंडिंग हो गई। अब अगर मैं अपॉर्चुनिटी फॉर रीसेल की बात करूँ, तो ये मैं 9 केजीज़ में सेल कर सकती थी 300, और अगर मैंने ये 9 केजी में 300 सेल किया होता, तो मुझे ये जो 10 इंटू 2000 का प्राइस लगा ये नहीं लगता, राइट। यानी कि ये और मुझे बेनिफिट होता, तो 10 इंटू 200 ये वाली कॉस्ट मेरी सेव होती। देखो दोनों चीज़ में अंतर है, ये तो मेरा रेवेन्यू होता, राइट, यानी कि ये मेरा प्रॉफिट होता, ये मेरी पॉजिटिव फिगर होती, और ये सिंस मेरी कॉस्ट कम होती, कॉस्ट नहीं लगती, तो इसलिए भी मेरी पॉजिटिव फिगर बन जाती है। तो यानी यहाँ पे मुझे लगता 2700 प्लस 2000 विच इज़ 4700, राइट। यानी कि इतना मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। सिमिलरली ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब अगर आप रेलेवेंट स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करो, अब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। आप कहोगे कि ये तो मेरा रेवेन्यू था ना, यानी कि ये तो मेरा फ़ायदा हो गया, फ़ायदा होता अगर मुझे ये लेना पड़ता तो मैंने तो गलत करा। पर देखो समझो बात को, अगर आपने ये छोड़ा तो इसकी कॉस्ट आपको 4700 पड़ी है, राइट, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्लस आपने ये दूसरा ऑल्टरनेटिव लिया तो आपको इसकी कॉस्ट 4400 पड़ी है, राइट। तो आपको तो फ़ायदा हो रहा है ना। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें, मान लो 300 केजी मटेरियल ही यूज़ हो रहा होता, ठीक है, 300 केजी मटेरियल ही यूज़ हो रहा होता, समझो बात को, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या है। अगर 300 केजी मटेरियल्स यूज़ हो रहा होता तो 300 इंटू 8 आपके पास एक्चुअल होती, और 300 इंटू 9 आप उसको सेल कर सकते थे, तो यानी कि 2400 आपकी कॉस्ट लगी। वहीं आपको यहाँ पर 2700 का रेवेन्यू हो सकता था। अब 2400 तो आपने पहले से ही ख़रीदा हुआ है, आप यहाँ पर 300 रुपये अर्न कर सकते थे, राइट, 300 पाउंड अर्न कर सकते थे, तो यानी आपको 300 का नुकसान हो गया, राइट, करेक्ट। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम ट्रेडिशनली जाएं और ट्रेडिशनली वेरिएंस को कैलकुलेट करें, अगर मैं 500 केजीज़ स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पर देखूं 8, तो यानी कि मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पर 4000 आ गई, राइट, और एक्चुअल कॉस्ट मुझे कितनी लगी है 4400, तो यानी मेरा ट्रेडिशनल तरीके से वेरिएंस कितना आना चाहिए था 4000 का एडवर्स। बट वहीं अब अगर हम रेलेवेंट कॉस्ट के अप्रोच से जा रहे हैं, तो मेरी एक्चुअल अपॉर्चुनिटी जो लॉस हुई है, देखो अपॉर्चुनिटी जो लॉस हुई है वो तो ये है, ये तो मेरी सेविंग हो गई, तो इसलिए हम दोनों को काउंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी हमने ये 10,200 ऐड किया हुआ है, यहाँ भी ये 10,200 ऐड किया हुआ है। तो अब मेरी कॉस्ट इतनी लगी, ये मेरा रेवेन्यू लॉस हो गया, तो मुझे नेट में इम्पैक्ट कितने का पड़ा 300 का, राइट, जो 300 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, क्या हो गया, ठीक है, जो 300 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर भी गलती है, ये यहाँ पर 44 होगा, दिस वुड बी 400 एंड दिस वुड बी 400, ये 300 होगा, ठीक है, फेवरेबल
ठीक है, अब आप देखो बात को समझो, इसमें क्या लिखा है। अब ये जो 300 का वेरिएंस है इसको हम फेवरेबल क्यों कह रहे हैं, अब समझने वाली बात ये है। देखो, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग मटेरियल वाज लेस देन द रेलेवेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरी कॉस्ट कितनी लग रही थी यहाँ पर, 2400 की। मुझे नहीं सेल करना था मान लो, क्योंकि अगर मैंने इसको किसी मटेरियल में यूज़ किया है तो मुझे आगे उससे भी तो प्रॉफिट हुआ होगा ना। देखो, इसलिए फॉर ऑब्टेनिंग मटेरियल वाज लेस देन द रेलेवेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप इसको कॉस्ट समझो, ठीक है, ये मेरी रेलेवेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो ये मेरी कॉस्ट 4700 है, और मेरी कॉस्ट एक्चुअल में कितनी लग रही है ये वाला ऑल्टरनेटिव यूज़ करके 4400। तो मुझे 300 का एक्चुअल में फ़ायदा हो रहा है, राइट। जो हम ट्रेडिशनली जा रहे थे वहाँ पे मुझे 400 का लॉस दिख रहा था। वाई? क्योंकि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ें देख रहे थे, बट यहाँ से हमें डीप एनालिसिस हमने किया और हमने देखा कि यहाँ पर देखो बात 400 एडवर्स की नहीं है, 400 रुपये ज़्यादा खर्चा आ गया। हमने ये भी देखा कि हमने वो मेथड नहीं चुना, राइट, रीसेल वाला ऑप्शन नहीं चुना, इसलिए हम बेटर पोजीशन में है। तो ट्रेडिशनल वेरिएंस शोज 200 एंड 400 आना चाहिए, अ माइनर एडवर्स फ्लैग। रेलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस रिवील्स द मटेरियल वाज एक्चुअली यूज्ड एफिशिएंटली because actual cash spent of 4400 was less than the true economic cost of using the material 4700 including opportunity cost। देखो, अगर आपको आज के टाइम में मटेरियल बाहर से खरीद के यूज़ करना पड़ता तो आप ये यूज़ करते, क्योंकि अगर आप बेच 9 रुपये पे रहे हो, राइट, और फिर आपको यहाँ से 10 रुपये से ख़रीदना भी पड़ता, बस बट आपके पास ऑलरेडी 8 रुपीज़ में पड़ा हुआ था, तो वहाँ 1 रुपये का फ़ायदा हुआ, समझो बात को, तो 300 रुपये का आपको फ़ायदा हो गया। एक दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं इसको, एक दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो गया इसको, इसको हम दूसरे तरीके से भी देखेंगे। सी, और क्लैरिटी आ जाएगी। देखो, आपको अगर आप देखो उसको सेल करोगे कितने में, एट द रेट ऑफ 9, ठीक है, और वो मार्केट में अवेलेबल कितने में है, एट द रेट ऑफ 10। तो अगर आपको उसको प्रोडक्शन में यूज़ करना होता, तो अगर आपने मान लो ये सेल ऑफ कर दिया होता, तो आप बचे हुए को या तो 9 में ख़रीदते, वापस लेते 300 प्लस जो 300 इंटू 9, राइट, और जो बाकी आपको एक्स्ट्रा 200 यूज़ करना था वो आपको बाहर से 10 रुपये में ख़रीदना पड़ता, तो आपकी टोटल कॉस्ट उस टाइम पे तो 4700 आती, राइट। टोटल कॉस्ट आपको 4700 की पड़ती, आपको बाहर से परचेस करना पड़ता, बट आपके पास वो मटेरियल ऑलरेडी 8 रुपीज़ में पड़ा हुआ था, आपको सिर्फ जो एडिशनल है वो 10 रुपये में ख़रीदना पड़ा, तो यानी कि 300 आपके पास ऑलरेडी 8 में पड़ा हुआ था, प्लस 200 आपने 10 में ख़रीदा, तो यानी कि एक्चुअल कॉस्ट 4400 इनकर हुई है। अगर मैं ये कैंसिल कर दूँ, चलो इसको हम देखते ही नहीं हैं, ये 200 वाला कन्फ्यूजन अगर क्रिएट कर रहा है, अगर हम कंसिडर करते हैं यही मेरी मार्केट वैल्यू, अगर मुझे बाहर से ख़रीदना है 9 रुपीज़ पे, प्लस मेरे पास एक्चुअली 8 रुपीज़ में पड़ा हुआ है 300 kg मटेरियल, तो यानी कि मुझे 300 का तो मेरे पास फेवरेबल बैलेंस है ना, 300 का तो मुझे फ़ायदा ही हो गया। यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज़ है यहाँ पर। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी इस चीज़ में, राइट, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी आनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का चक्कर क्या है, वरना यहाँ पे सब लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ये फेवरेबल की जगह आप जाके एडवर्स कर दोगे, विच इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। अब थ्रूपुट अकाउंटिंग देख लेते हैं और फिर लास्ट में हमारा लर्निंग कर्व रह जाता है। अब ये थ्रूपुट अकाउंटिंग क्या है? थ्रूपुट अकाउंटिंग, वेरिएंस एनालिसिस एंड थ्रूपुट अकाउंटिंग। थ्रूपुट अकाउंटिंग डेवलप्ड फ्रॉम द थियोरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स। आपने अगर थियोरी ऑफ कंस्ट्रेंट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको क्लैरिटी आएगी। देखो, कंस्ट्रेंट क्या होता है कि आपने बॉटलनेक पढ़ा होगा, बॉटलनेक, राइट। सो बॉटलनेक इज नथिंग बट कंस्ट्रेंट्स। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग फोकसेस ऑन मैक्सिमाइजिंग थ्रूपुट, दैट इज सेल्स लेस डायरेक्ट मटेरियल। मतलब थ्रूपुट आपका बेसिकली क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। थ्रूपुट इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन। इसको इंक्रीज करने की बात होती है, वाइल ट्रीटिंग ऑल कॉस्ट एज, जो भी सारी कॉस्ट होंगी उनको हम फिक्स्ड कंसिडर करेंगे, मतलब उनसे हमारे डिसीजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमारे एनालिसिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
सिर्फ जो आपकी मटेरियल कॉस्ट है उसको छोड़ के बाकी जितनी कॉस्ट होंगी, ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट मटेरियल्स एज फिक्स्ड, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट। वेरिएंस एनालिसिस अंडर थ्रूपुट अकाउंटिंग सेंटर्स ऑन 3 मेट्रिक्स: थ्रूपुट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इन्वेंट्री एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री या फिर इन्वेस्टमेंट कैसे? देखो थ्रूपुट मैंने आपको बता दिया, सेल्स रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब रिटर्न पर फैक्ट्री आर ये हमें निकालना होता है कि रिटर्न थ्रूपुट रिटर्न पर फैक्ट्री आर मतलब कि आपका प्रोडक्शन पर यूनिट, मतलब थ्रूपुट मतलब आपका आउटपुट कितना निकला है, ठीक है। आउटपुट मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका कितना है सिंपल लैंग्वेज में, और बॉटलनेक को कितना टाइम लगता है काम करने में, टाइम ऑन बॉटलनेक। बॉटलनेक पे आपको कितना टाइम स्पेंड करना पड़ता है, इसका जो रेशियो आएगा उसको बोलते हैं रिटर्न पर फैक्ट्री आर या आरपीएफएच। अब थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है कि आप आरपीएफएच को, ये जो रिटर्न ऑन फैक्ट्री आर, रिटर्न पर फैक्ट्री आर आया है, उसको डिवाइड कर दो कि कॉस्ट पर फैक्ट्री आर, कि एक घंटे में मुझे कितनी कॉस्ट लगती है फैक्ट्री में, राइट। और कॉस्ट पर फैक्ट्री आर कैसे आएगा? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय टोटल बॉटलनेक आवर्स अवेलेबल। तो अगर मैं इसका एक फार्मूला भी डिराइव करूँ यहाँ से तो मुझे पता चल जाएगा, राइट, कि देखो थ्रूपुट डिवाइडेड बाय टीबी, टाइम ऑन बॉटलनेक, ठीक है। अगर थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो यानी कि इसको बोलते हैं आरपीएफएच, राइट, आरपीएफएच। अब ये आरपीएफएच को अगर मैं डिवाइड कर दूँ कॉस्ट पर फैक्ट्री आर से, राइट, और कॉस्ट पर फैक्ट्री आर कैसे आएगी? टीबी इंटू 1 प्लस कॉस्ट पर फैक्ट्री आर, सीपीएफएच कर देती हूँ उसको, मल्टीप्लाइड बाय टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल बॉटलनेक आर्स। तो ये आपका पूरा टीएआर का रेशियो बन जाता है, राइट, टीएआर का रेशियो बन जाता है आपका पूरा टीएआर का रेशियो, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट करिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे हो गया वैसे, पर चलो छोड़ो, मैं कुछ डिराइव करना चाह रही थी इससे, बट चलो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी वहाँ पे, अब हम इतना डीप नहीं जाते। यहाँ पर हम कंप्लीट कर देते हैं इसको। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियोज, देखो आपको रिटर्न पर फैक्ट्री आर देखना होगा, मतलब थ्रूपुट पर यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम ऑन बॉटलनेक, आप कितना स्पेंड कर रहे हो, राइट, कितना स्पेंड किया है आपने, राइट। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो क्या हो गया आपका? आरपीएफएच डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर फैक्ट्री आर। और कॉस्ट पर फैक्ट्री आर आप कैसे निकालोगे? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने प्लस आपके पास बॉटलनेक का कितना टाइम अवेलेबल है। अगर आपका थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो 1 से ज़्यादा है तो प्रोडक्ट वर्थवाइल है, थ्रूपुट एक्सीड्स कॉस्ट, कि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से ज़्यादा आ रहा है। अगर वहीं आपका थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो 1 से कम आएगा तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो है मनी लूज़ करवा रहा है, ज़्यादा पैसा खा रहा है, इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग, इंस्टेड ऑफ विनिंग अस मनी वो मनी लूज़ कर रहा है एंड शुड बी रिव्यूड। इसकी प्रोसेस को, इसकी बॉटलनेक को हमें रिव्यू करना पड़ेगा। अब ये 1 से ज़्यादा क्यों? क्योंकि देखो अगर आपका रिटर्न पर फैक्ट्री आर मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन पर फैक्ट्री आर अगर आपका बड़ा नंबर होगा और कॉस्ट पर फैक्ट्री आर आपको कम लग रही होगी, तो इसका मतलब अगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से ज़्यादा है विच मीन्स इट्स बेटर, राइट, इट्स गुड, वो ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा होगा। बट अगर आपका रिटर्न मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पर टाइम और बॉटलनेक कम है किससे? कॉस्ट में फैक्ट्री आर से, तो उसका मतलब आप गलत जा रहे हो, सिंपल है, राइट। एग्जाम्पल देख, लेट्स सी दिस एग्जाम्पल नंबर 4 है थ्रूपुट अकाउंटिंग वेरिएंस एनालिसिस 2 प्रोडक्ट्स। तो अगर मैं बोल्ट मेकर की बात करूँ, ये है तो बोल्ट मेकर हैज़ अ बॉटलनेक मशीन पे 2000 आवर्स पर पीरियड, ठीक है, उसका अवेलेबल है। डेटा फॉर प्रोडक्ट्स अल्फा एंड बीटा यहाँ पे गिवन है, अल्फा का स्टैंडर्ड एक्चुअल, बीटा का स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। अगर हम यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें कैलकुलेट कर लें साथ के साथ तो हमें आसानी होगी, राइट। अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूँ कि टोटल बॉटलनेक आवर्स इसको कितने लगे हैं, राइट, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज़ नथिंग बट 600 आवर्स। यहाँ पर इसको कितने लगे हैं? 660 आवर्स, यहाँ पर 800 एंड यहाँ पर लेट्स डू दिस 850 इंटू 0.9 इज नथिंग बट 765, राइट। यहाँ पे इसको 765 आवर्स यहाँ पर लगे हैं, राइट, एक्चुअल। ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है, ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है। अब अगर मैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहूँ तो मेरे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बजटेड और स्टैंडर्ड दोनों सेम हैं, तो इसमें तो कोई डिफरेंस है नहीं। अगर हम बात करें कि टोटल बॉटलनेक आवर्स बजट कितना था, इनके टोटल बॉटलनेक आवर्स का बजट था 2000, तो क्या एक्चुअल बॉटलनेक आवर्स कितने लगे हैं हमें? सो इफ़ एक्चुअल बॉटलनेक आवर्स अगर हम देखें तो 600 प्लस 660 प्लस 800 प्लस 765 यानी कि मुझे 2825
तो मुझे एक्चुअल आवर्स मुझे कितने लगे हैं 2865 आवर्स, तो यानी कि डिफरेंस कितना आ गया मेरा 865 आवर्स का। ऑल राइट, सॉरी गलत कर रही हूँ ना मैं, ये कितना होगा सब थोड़ा टोटल होगा 660 प्लस 765 विच इज़ नथिंग बट 1425 आवर्स। तो यानी कि मुझे ये एक्चुअल कितने लगे हैं 1425 आवर्स लगे हैं, राइट। तो इसका मतलब मुझे कम समय लगा है। चलो आगे देखते हैं। तो हम उस हिसाब से फिर हमने यूनिट्स भी, अब हमारा बजट था 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, हमने सिर्फ 19,050 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो हमने 50 यूनिट्स कम प्रोड्यूस किए हैं। चलो ये ऑब्जर्वेशन है। अब अगर हमें थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालना है तो क्या आप थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकाल सकते हो? आंसर इज़ यस, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूँ अल्फ़ा की, तो अगर हम उसका स्टैंडर्ड थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालें स्टैंडर्ड डेटा के बेसिस पर, तो क्या हम निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो हमें उसका RPFH निकालना पड़ेगा, रिटर्न पर फैक्ट्री आर। वो कैसे निकलेगा? उन्होंने थ्रूपुट पर यूनिट दिया हुआ है 30 रुपीज़ का, डिवाइडेड बाय हमारा क्या आ जाएगा टाइम, बॉटलनेक टाइम, तो कितना आएगा 0.5 विच इज़ नथिंग बट RPFH मेरा 60 पर यूनिट आ गया, राइट, 60 पर आर आ गया। और अगर मुझे यहाँ से TAR निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न पर फैक्ट्री आर डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर फैक्ट्री आर। और कॉस्ट पर फैक्ट्री आर कैसे आएगा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय क्या बोलते हैं उसको, टोटल बॉटलनेक आवर्स अवेलेबल, राइट। तो इसका सिंपल फॉर्मूला बन गया RPFH डिवाइडेड बाय टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनटू टोटल बॉटलनेक आवर्स अवेलेबल, राइट। तो मेरा RPFH कितना है 60, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेम है विच इज़ नथिंग बट 60,000, और बजटेड आवर्स मेरे कितने थे 2000। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 2, राइट। तो मेरा स्टैंडर्ड थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो 2 आ रहा है। वहीं अगर मैं इसका एक्चुअल निकालूं, कलर चेंज कर लेते हैं, एक्चुअल TAR अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो एक्चुअल TAR कैसे आएगा, RPFH कितना होगा, देखो RPFH मुझे पता है कितना होगा 26 डिवाइडेड बाई 0.6 विच इज़ समथिंग अराउंड 43.33, ओके। अब अगर मुझे इसका TAR निकालना है तो सिंपल सी चीज़ है, रिटर्न पर फैक्ट्री आर मुझे पता चल गया 43.33, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मुझे पता चल गया कितने हैं, और टोटल आर्स हमने निकाल लिए कितने हैं 1425। नाउ इफ़ यू कैलकुलेट दैट, ये हमारे पास आता है, इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं, 43.33 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1425, ये हमारे पास आता है आंसर इसका 1.029 विच इज़ नथिंग बट 1.03, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पर मेरा थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो ऑफ अल्फ़ा, ये मेरा ग्रेटर देन 1 है, ऑल्दो मार्जिनल, बहुत मार्जिन से कम है, ठीक है, तो हम इसको 1 ही कंसिडर करते हैं। अब सेकंड में हम निकालते हैं किसका, बीटा का। सो बीटा का हम निकालेंगे स्टैंडर्ड। अब वीडियो पॉज करके खुद निकालने के ट्राई करो। ये रहा क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन, ट्राई एंड डू दैट योरसेल्फ, ठीक है। आई होप सो आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम फटाफट से कर लेते हैं। देखो बीटा का स्टैंडर्ड निकालने के लिए सबसे पहले मुझे RPFH चाहिए। RPFH मेरा कैसे आएगा, मेरा बीटा स्टैंडर्ड है 40 डिवाइडेड बाय 1.0, तो मेरा सिंपल सा RPFH 40 आ गया। और अगर मुझे थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालना है, सो 40 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 2000, राइट। तो ये मेरा आ गया 4 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ गया 1.11, राइट। 1.11 आ गया, नहीं 1. एक बचा ना 09, 1.03, राइट। अब अगर मुझे इसका एक्चुअल निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, RPFH फटाफट से देख लेते हैं कितना है, 41 डिवाइडेड बाई 0.9, 41 डिवाइडेड बाई 0.9 कितना होगा, ये फटाफट से कर लिया करो कैलकुलेशन, 45.55, 45.55, राइट।
थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालना है, फटाफट से निकाल लेते हैं। 45.55 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू आर्स हमने निकाल ही लिए थे, कर लेते हैं। 45.55 डिवाइडेड बाई 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 1425 विच इज़ नथिंग बट 1.081 082 कर लेते हैं। चलो इसको, क्या हम आंसर चेक कर सकते हैं अपना? यस, हाँ 1.33 होगा ना, ये ज़ीरो कहाँ से आ गया? तो देखो हमारा स्टैंडर्ड यहाँ पर 2 आया था, राइट? तो 2 मेरा ठीक है, और मेरा एक्चुअल 1.03 आया था। वैसे देखो अब नॉन चेंज भी बताया कि मार्जिनल चेंज है, सो आपको प्राइसिंग थोड़ी सी रिव्यू करनी पड़ेगी। वहीं बीटा की अगर हम बात करें तो मेरा एक्चुअल 1.33 था, और सॉरी ये 1.33 था स्टैंडर्ड, और एक्चुअल मेरा 1.08 था, ठीक है? तो ये मेरे दोनों एक से ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे से थ्रूपुट वेरिएंसेस निकालने हो, राइट? अब यहाँ पे देखो हम 2-3 चीज़ें और कैलकुलेटेड हैं। देखो ये तो मेन था, ये तो आना ही चाहिए, राइट? अब स्टेप 1 था रिटर्न पर फैक्ट्री आर, ये हमने निकाल ही लिया, राइट? ये हमने निकाल लिया था। अब रिटर्न पर फैक्ट्री आर में स्टैंडर्ड और एक्चुअल में उन्होंने डिफरेंस कैलकुलेट किया हुआ है, सिंपल सी चीज़ है। अब थ्रूपुट वेरिएंसेस, थ्रूपुट प्राइस वेरिएंस अगर निकालना हो तो वो आप निकाल सकते हो, वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। बेसिक वेरिएंसेस कैसे निकालने हैं? सिंपल, ये वही चीज़ है और कुछ नहीं है। अब थ्रूपुट अकाउंटिंग वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का भी एक डिस्कशन आता है। अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन वुड क्रिएट कंफ्यूजिंग वॉल्यूम वेरिएंसेस, राइट? Throughput accounting focuses management on what truly creates value, maximizing throughput per bottleneck are alphas TAR crashing from 2.02 to 1.03 is a critical signal, nearly unproductive on the constraint, right? क्योंकि वहाँ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स्ड ओवरहेड्स भी लेते हैं, तो वहाँ से हमारा थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो कह रहे हैं, वॉल्यूम वेरिएंसेस करेक्टली नहीं आएंगे आपको समझ, राइट? ओके, सो अब हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि लर्निंग कर्व होता क्या है। एक बार हमने लर्निंग कर्व पूरा कर लिया अपना, देन वी वुड बी डन फॉर दिस। पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद 2 और बचते हैं आपके रिकन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट वाले 2 टॉपिक्स, वो हम एक अलग वीडियो में करेंगे, ठीक है? तो आपका पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जितना भी मटेरियल है वो आपको 2 वीडियोज़ के अंदर पूरा कंसाइज मिलेगा, ठीक है? अगर आप पुरानी वीडियोज़ देख रहे थे तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो, बट ये एक और ज़्यादा बेटर सोर्स है चीज़ कवर करने का, क्योंकि यहाँ पे मैंने नोट्स भी काफ़ी डिटेल्ड और अच्छे बनाए हैं इसके अंदर, ठीक है? सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट कि लर्निंग कर्व होता क्या है। अब देखो लर्निंग कर्व क्या है। सपोज आपको एक ग्राफ दिया है किसी ने, ठीक है? आपको किसी ने बोला है कि एक चार्ट पे कुछ प्लॉट करो। अब वो पूछते कि क्या प्लॉट करना है, तो सबसे पहले देखो ये आपका चार्ट हो गया, ये आपकी वाई एक्सेस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सेस हो गई, ठीक है? अब वो कहते हैं कि वाई एक्सेस पे आप टाइम प्लॉट करो, ठीक है? सॉरी, एक्स एक्सेस पे आप टाइम प्लॉट करो और वाई एक्सेस पर आप आउटपुट को प्लॉट करो। अब किस तरीके से हम आउटपुट को प्लॉट करेंगे? वो कहता है कि देखो ऐसा हो सकता है कि आपको 1 घंटा लग रहा है किसी यूनिट को बनाने में, 2 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे लग रहे हैं, 7 घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे लग रहे हैं। एक यूनिट को बनाने में लेट सपोज आपको 1 घंटा लग रहा है, तो 2 यूनिट बनाने के लिए आपको 2 घंटे लगेंगे कंसिक्वेंटली। तो जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा, आपका टाइम भी ज़्यादा लगना स्टार्ट होगा, राइट? तो सपोज़ आप पहले 10 यूनिट बना रहे थे, फिर आप 20 यूनिट बना रहे हो, फिर आप 30 यूनिट बना रहे हो, 40, 50, 60 ऐसे करके आप आगे चल के यूनिट्स बनाते जा रहे हो, ठीक है? अब हो क्या रहा है, अब एक प्रवृत्ति होती है इंसान की। देखो आपने भी देखा होगा कि अगर आप किसी भी एक चीज़ को रिपीटेडली करते रहो, रिपीटेडली किसी एक कंसेप्ट को या तो पढ़ते रहो, राइट? रिपीटेडली किसी कंसेप्ट को आप पढ़ रहे हो, ठीक है? समझने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो डीप लेवल पे जाके, तो उससे क्या होता है, आपकी उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाती है, राइट? अगर कल को रात को उठ के आपसे कोई क्वेश्चन पूछे किसी टॉपिक से जो आपने इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ है, तो आप ज़्यादा इजीली आंसर बता पाओगे, राइट? तो यानी कि आपकी एफिशिएंसी जो है इंक्रीज़ कर जाएगी। तो आपको जो कंसेप्ट जो पहले आप समझ लो, लेट से आपने 1 घंटा लगा के उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, तो जब आप उसको दूसरी बार पढ़ोगे तो ज़रूरी नहीं है आपको 1 घंटा लगे, हो सकता है आपको सिर्फ 45 मिनट्स लगें। उसके बाद जब आप करोगे आपको सिर्फ 30 मिनट्स लग रहे हैं, और उसके बाद आपको सिर्फ 10 मिनट्स लग रहे हैं, राइट?
अब इससे कम आप नहीं जा सकते कि 10 मिनट्स तो आपको पूरा कंसेप्ट समझने में लगेंगे, राइट। ये चीज़ आपको समझ आती है? एक सिंपल सी चीज़ है इंसान की प्रवृत्ति, इसी को बोलते हैं लर्निंग, लर्निंग का कर्व। तो अब ये हम इस ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे और हम अपने इस टॉपिक में लर्निंग कर्व इम्पैक्ट ऑन वेरिएंसेस में कैसे इसको देखेंगे? तो देखो सिंपल सी चीज़ है, अभी हम इसको ढंग से समझते हैं। सपोज ये है मिस्टर ट्रम्प, ठीक है, ये मिस्टर ट्रम्प हैं, ठीक है। अब जो मिस्टर ट्रम्प हैं ये ऑयल टैंकर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब मिस्टर ट्रम्प की फैक्ट्री है ऑयल टैंकर बनाने की, ठीक है ना। तो अब लेट से कि ये है मेरा इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट, और हम लिख लेते हैं टाइम टेकन, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स और टाइम टेकन। और मिस्टर ट्रम्प का कहना है कि जो हमारा लर्निंग रेट है वो है 80%। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब मैं पहली यूनिट बना रहा हूँ तो अगर मुझे उसमें 1 घंटा लग रहा है तो दूसरी यूनिट बनाने के लिए मुझे सिर्फ कितना 0.8 मतलब कि कितना 48 मिनट्स लगेंगे, 0.8 आवर्स यानी कि 48 मिनट्स लगेंगे। जहाँ मुझे पहले 60 मिनट्स लग रहे थे वहाँ मुझे सिर्फ 48 मिनट्स लगेंगे। तो ये उनका लर्निंग रेट है। तो हमने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है चलो देखते हैं। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स उन्होंने बोला कि हम पहले बना रहे हैं 10 और हम उसमें टाइम ले रहे हैं लेट्स सपोज 100 आवर्स का, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। फिर हमने बनाई लेट्स से 15 यूनिट्स। 15 यूनिट्स पे कैलकुलेशन करना इजी होगा ना, हाँ कर लेते हैं यार, 15 इंटू 0.8, ठीक है। तो यानी कि अब उसको कितने लग रहे हैं, क्या कर रही हूँ मैं, 100 इंटू 0.8 भाई 100 इंटू, तब उसको 80 आवर्स लगेंगे, ठीक है। अब 10 यूनिट्स बनाने में 100 आवर्स लग रहे हैं, 15 यूनिट्स बनाने में 80 आवर्स लगेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया 100 इंटू 80%, क्योंकि अब मुझे 80% कम टाइम लगेगा, सॉरी 20% कम टाइम लगेगा, मतलब 80% टाइम लगेगा सिर्फ। शुरुआत की 10 यूनिट बनाने के लिए मुझे 100 घंटे लग रहे थे, तो अगली 15 यूनिट बनाने के लिए मुझे सिर्फ 80 घंटे लगेंगे। सिमिलरली जब वो 20 यूनिट्स बनाएंगे तो फिर उन्हें 80 इंटू 80% यानी कि 64 आवर्स लगेंगे, राइट। सो ऐसे करके आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ये आवर्स कम होते जाएंगे और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा, लेट्स सपोज कि 100 यूनिट्स आ गए हैं और वो 100 यूनिट्स 20 आवर्स में बन रही हैं। देखो हाइपोथेटिकल है, मुझे नहीं पता एग्जाम्पल चलते चलते कहाँ पहुँचेगा, ये मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, वास्तविक चीज़ों से पता नहीं इसका नाता है या नहीं है। देखो 100 यूनिट्स बनाने में उनको 20 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, 20 आवर्स। तो ये एक पॉइंट है। और इसके बाद चाहे वो 120 यूनिट बना लें, 200 यूनिट बना लें, इससे टाइम बहुत मिनिमम तरीके से कम होगा। हो सकता है 19.99999998 आवर्स लगें, ऐसे करके बहुत मिनिमली कम होगा, मतलब वो कांस्टेंट हो जाएगा कि मतलब अब 20 घंटे से नीचे नहीं जा सकते, ठीक है, ये एवरेज टाइम है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा दिस थिंग इज़ नथिंग बट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर आपने 11वीं कक्षा में मैथ्स पढ़ी होगी, शायद 10th में भी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ठीक है, तो आपको पता होगा कि चलो फॉर्मूला वगैरह में जा रहे हैं कि अगर इस टाइप की हम मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से जब हम एक सीरीज़ निकालते हैं, नंबर्स की एक सीरीज़ निकालते हैं, तो उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि हर सब्सिक्वेंट डिजिट में, ठीक है, मुझे ये इस रेशियो को मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो अब जब आप इस टेबल को इस ग्राफ के अंदर प्लॉट करोगे तो आपको कुछ ऐसा सा सिनेरियो देखने मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा रियलिटी से हट के थोड़ा सा ये ग्राफ की लाइन थोड़ी अजीब जा रही है, बट ठीक है, समझ लो, ठीक है। इस तरीके से आपको ग्राफ दिखेगा। आप देखो कि शुरुआत में देखो कितनी अच्छी एफिशिएंसी है, बट उसके बाद बहुत धीरे धीरे कांस्टेंट हो गई है। थोड़ा सा अभी भी इंक्रीज फेज में ही है, एक सेकेंड, ठीक है। ये अब जाके जो है आप देखो कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। मैं दूसरी बार शूट कर रही हूँ, तो पहली पिछले फर्स्ट टाइम पे ऐसा लर्निंग कर्व बना था, ठीक है। ठीक है, ये लर्निंग कर्व है आपका, दिस इज़ नथिंग बट योर लर्निंग कर्व। अब जैसे आपने बचपन में पढ़ा था कि हर
किसी भी ग्राफ पे, किसी भी प्लेन पे अगर आप किसी लाइन को ड्रॉ करते हो, लेट्स सपोज ये आपका प्लेन है, ठीक है, और इस पर आप ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो इस लाइन की इक्वेशन होती है, राइट। इस इक्वेशन को कहते हैं y इक्वल्स एम एक्स प्लस बी, राइट। सिंपल मैथ है, ठीक है, इसकी एक इक्वेशन होती है। बट सिंस आप यहाँ देख रहे हो कि ये लाइन काफ़ी डिफरेंट से तरीके की लाइन है ये, तो इसकी इक्वेशन डिफरेंट है। इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स a टाइम्स x की पावर b। अब ये y क्या है, a क्या है, x क्या है, b क्या है, देखते हैं। देखो y क्या है, हम y में निकालते हैं एवरेज टाइम। एवरेज टाइम, अब एवरेज टाइम कैसे निकलेगा, अगर आपने 10 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं तो 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में एवरेज कितना टाइम लगेगा, मतलब अगर पहली यूनिट बनाने में अगर 3 घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं, 1 घंटा लग रहा है, फिलहाल ऐसे करके डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपका एवरेज टाइम पर यूनिट आएगा ना, वही y है। तो लेट्स सपोज कि अगर मुझे ये निकालना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एवरेज टाइम फॉर nth यूनिट, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस nth यूनिट। अब nth यूनिट ऐसा होता है कि एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 11 यूनिट्स, तो nth यूनिट नहीं n यूनिट्स हम बोलेंगे इसको, n यूनिट्स, राइट। अब a क्या होता है, a होता है टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट। देखो 1 यूनिट और फर्स्ट यूनिट डिफरेंस है, 1 यूनिट को इससे कंफ्यूज मत करना, फर्स्ट यूनिट यहाँ पे आएगा, ए का मतलब है फर्स्ट यूनिट, राइट। एक्स का क्या मतलब है, एक्स इज दिस द वैल्यू ऑफ एन, मतलब कि nth यूनिट। मतलब जैसे अगर मैंने बोला कि एवरेज टाइम फॉर 10 यूनिट्स आप निकालो, राइट, तो यहाँ n की वैल्यू 10 होगी, ठीक है, nth यूनिट। और b क्या होता है, आपका लर्निंग इंडेक्स, या इसको बोल लो लर्निंग रेट। डन, फाइन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी चीज़ है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं और इस एग्जाम्पल से हम सॉल्व करेंगे चीज़ों को। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कि अब मैं इन्हीं जो है क्या बोलते हैं उनको, जो ये लेटर्स हैं इन्हीं के फॉर्म में लिखूंगी, मैंने वर्ड याद नहीं आ रहा उसको। ए की वैल्यू मतलब टाइम टेकन टू प्रोड्यूस द फर्स्ट यूनिट, लेट सपोज 5 आवर्स है, ठीक है, ठीक है, चलो 10 ले लेते हैं यार, इजी रहेगा, ठीक है। फर्स्ट यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 10 आवर्स हैं, राइट। आपको x गिवन है कि मतलब आपको लेट सपोज उन्होंने बोला है कि 100th यूनिट का टाइम निकालो, 100th यूनिट का, हम लगा ठीक है जी निकाल देंगे, ठीक है। 100th यूनिट का मेरे को एवरेज टाइम चाहिए, 100th यूनिट। लर्निंग रेट उन्होंने बोला कि आप अज्यूम कर लो 80%, हमने कहा ओके, आप मुझे y कैलकुलेट करके दे दो, तो हम कहते हैं ठीक है y हम आपको कैलकुलेट करके दे देते हैं। अब y कैसे कैलकुलेट करेंगे आप ध्यान से देखना, अब इस प्रोसेस को बहुत आराम से ध्यान से देखना, आप समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा टेक्निकल है बट बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं बट कोई नहीं यार, समझ आएगा सारी चीज़ें। ये जो इक्वेशन है इसको हम आगे चल के सॉल्व कैसे करेंगे, अभी तो बहुत आसान है चीज़ें बोलना कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, बट एक्चुअल में कैसे सॉल्व करना है, आपको यूज़ करना पड़ेगा लॉग का एंड एंटी लॉग का। अब मैं समझाती हूँ, जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको दिक्कत होगी, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम मैं समझाएंगे। अगर आपको ये इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू a टाइम्स x की पावर b, तो अगर मैं कहूँ आप दोनों साइड लॉग ले लो, इसको सॉल्व लॉग लेके ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। लॉग y, क्योंकि आप क्वेश्चन में भी देखोगे आपको लॉग की वैल्यू गिवन होगी या एंटी लॉग की वैल्यू गिवन होगी, राइट। आप दोनों तरफ लॉग ले लो, a टाइम्स x की पावर b। अब अगर आप ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपका मल्टीप्लिकेशन में होगा तो लॉग में जब आप उसको लिखोगे तो उसको ऐड कर दोगे, कैसे, ये मेरा हो गया लॉग y इक्वल्स लॉग a प्लस लॉग x रेज टू द पावर b, इस तरीके से आप लिखोगे। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कोई चीज़ इस तरीके से पावर में होगी, ठीक है, पावर में होगी, तो ये जो पावर होती है ये लॉग के आगे आ जाती है, बस इतना ही ध्यान रखना है इसके अंदर, और कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा b लॉग x बन जाता है। अब जब आप ये सॉल्व करोगे, ठीक है, अब इसके बाद की कहानी हम नंबर्स से देखेंगे, ठीक है, एक्सप्रेशन से नहीं देखेंगे, नंबर्स में देखेंगे।
अब चलो फटाफट से यहाँ पे आ जाते हैं। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को नंबर्स के फॉर्म में लिखूँ जो मेरा एग्जाम्पल है, तो मेरा क्या होगा, ए इज़ 10 टाइम्स 100 रेज टू द पावर 80%। अब 80% को हम क्या लिख सकते हैं, 100 टाइम्स 100 की पावर 0.8, राइट। अब मैंने कहा आप लॉग ले लो दोनों तरफ, तो हम क्या कर सकते हैं, लॉग 100 प्लस 0.8, ठीक है, और लॉग 100, राइट, लॉग वाई। अब लॉग 100 को आप कैसे लिख सकते हो, लॉग 10 की पावर 2 लिख सकते हो ना, 10 का स्क्वायर होता है 100, 0.8 लॉग 10 की पावर 2, फिर से क्या होगा, 2 आगे चला जाएगा लॉग के, राइट, लॉग वाई इक्वल्स 2 लॉग 10 प्लस 1.6, राइट, 1.6, गंदा सा हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे क्या जाएगा आपका 1.6 लॉग 10, समझ आ रही है बात, लॉग y इक्वल्स, देखो लॉग 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो कितना आ गया 2 प्लस 1.6, तो मेरा लॉग y हो गया 3.6। अब ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आपने y की वैल्यू नहीं निकाली है, लॉग y की वैल्यू निकाली है। अब अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे करोगे, अब आप लोगे इसका एंटी लॉग। एंटी लॉग लेने का मतलब है कि आप इसको e की पावर कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, e की पावर 3.6, तो लॉग से लॉग कट जाता है, राइट, तो y इज इक्वल टू ई की पावर 3.6, और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, e रेज टू दी पावर 3.6 विच इज़ नथिंग बट 36.59, तो मुझे पता चल गया y की वैल्यू है 36.59 आवर्स। तो अब ये जो y है ये मुझे क्या बता रहा है, y मुझे सिंपली ये बता रहा है कि टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स, और यहाँ मोटे मोटे अक्षरों में एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स इज़ 36.59 आवर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकते हैं कि 100th यूनिट में कितना टाइम लग रहा है, फिर अगर 100 यूनिट्स में 36, टोटल 100 यूनिट्स बनाने के लिए एवरेज टाइम 36.59 है, तो 100th यूनिट बनाने के लिए क्या टाइम लगेगा। तो देखो उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो हमने प्रोसेस की ये हमने करी y इक्वल्स टू 100 के लिए, राइट, सॉरी ऐसे लिखना गलत होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये जो प्रोसेस की ये हमने करी व्हेन y फॉर 100 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, तो जैसे हमने y फॉर 100 कैलकुलेट किया, आपको y फॉर 99 कैलकुलेट करना पड़ेगा सिमिलर प्रोसेस लगाकर। फिर जो y फॉर 100 माइनस y फॉर 99 आएगा, राइट, उसके बेसिस पर आप निकालोगे कि 100th यूनिट में आपको कितना टाइम लग रहा है। ये प्रोसेस करके आप किसी भी यूनिट का टाइम निकाल सकते हो, वो यूनिट और उससे पिछली वाली यूनिट का टाइम निकालो, दोनों को माइनस करो, जो बैलेंस टाइम आया वो आपकी 100th यूनिट में टाइम लगेगा उसको बनने के लिए। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा कि ये लर्निंग कर्व है क्या। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, सारी चीज़ें आई होप सो क्लियर होंगी, राइट। मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया है, पहले भी मैं ये वीडियो आप देख लो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था, कुछ चीज़ें जो है अच्छे से नहीं आई थी वीडियो के अंदर, तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ वाला पोर्शन। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। लर्निंग कर्व इम्पैक्ट ऑन वेरिएंसेस। देखो लर्निंग कर्व अब हमने समझ लिया क्या है, ठीक है, एक बार आप इसको रीड कर लेना, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब ये जो b है ये देखो इंडेक्स है, तो देखो log r डिवाइड बाई log 2 r इज इक्वल लर्निंग रेट एज डेसिमल, ठीक है, ये log 2 की वैल्यू से आप डिवाइड करोगे, वहाँ थोड़ी डिवाइड करते बैठोगे आप, तो आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। अब एक एग्जांपल है जिसको हम आगे तक स्ट्रेच करेंगे। सबसे पहले देखो नोवा क्राफ्ट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स bespoke एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, द फर्स्ट यूनिट टुक 100 आवर्स, तो पहली यूनिट को 100 आवर्स लग रहे हैं, तो पहली यूनिट को अगर 100 आवर्स लग रहे हैं तो फर्स्ट टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट एंड एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 1 यूनिट सेम होगा, ऑब्वियस सी चीज़ है, राइट। लर्निंग रेट 80% है और डायरेक्ट लेबर का जो रेट है 20 पाउंड पर आवर है। ओके गॉट इट। अब सिंस लर्निंग रेट है तो मैंने आपको बताया था ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो आगे बढ़ते बढ़ते मेरा टाइम कम होते जा रहा है, जैसे 100 का 80 हुआ, फिर 64, 51.2, 40.96, यूनिट्स देखो मेरी 2 से इंक्रीज़ कर रही है, डबल यूनिट्स पे 80% टाइम कम हो रहा है।
अब अगर मुझसे बोला जाए कि आप क्यूमुलेटिव टाइम निकाल लो तो फिर मेरा कितना आएगा 100, ठीक है, 160, 256, 409, 655। तो जो y की वैल्यू आती है ना वो ये वाली वैल्यू आती है, y की वैल्यू ये वाली वैल्यू आती है। गॉट इट। अब इंक्रीमेंटल आवर्स आप यहाँ से निकाल सकते हो, भाई इसको माइनस कर दो, आपको इंक्रीमेंटल आवर्स पता चल जाएंगे, और इंक्रीमेंटल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय ये वाला रेट, आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट पता चल जाएगी। ये सिर्फ बेसिकली एक स्ट्रक्चर बनाने का है कि आपको समझ आए कि लर्निंग कर्व एक्चुअल में करता क्या है। अब इसको हमारे वेरिएंस में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब विदाउट वेरिएंस, अगर विदाउट लर्निंग कर अगर आप वेरिएंस कैलकुलेट करोगे तो कैसे आप आंसर को प्रेजेंट करोगे, जो बहुत ही मिसलीडिंग होगा। समझो बात को, नोवा क्राफ्ट सेट्स अ स्टैटिक स्टैंडर्ड ऑफ 100 आवर्स पर यूनिट। वो कहते हैं कि भाई 100 आवर्स पर यूनिट का टाइम लगेगा, ठीक है, एक यूनिट को बनने में, ठीक है। उन्होंने में दे दिया फर्स्ट यूनिट ऊपर भी लिखा हुआ है। इट प्रोड्यूसेस 4 यूनिट्स। तो बेसिक हमारा ट्रेडिशनल दिमाग क्या बोलेगा, अच्छा एक यूनिट को बनने में 100 घंटे लगते हैं तो 4 यूनिट्स को बनने में 400 आवर्स लगेंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बट एक्चुअल आवर्स तो 250 लगे हैं। ओह, तो हमने तो इतने कम देर में बना लिया। तो हम कहेंगे अरे वाह, 400 माइनस 250, वाओ 150 आवर्स का हमारे पास फेवरेबल बैलेंस पड़ा हुआ है, इतने ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हम। बट क्या ऐसा है रियलिटी में? आंसर इज़ नो, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा कि लर्निंग कर्व 80% का था। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रही थी, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस दोज यूनिट्स भी कम हो रहा था। तो हमें इसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा और वेरिएंसेस दोबारा से कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। वो हम कैसे करेंगे? सिंपल सी चीज़ है, आप मुझे बताओ, एक यूनिट को, फर्स्ट यूनिट को बनाने के लिए 100 आवर्स लग रहे हैं। तो अगर मैं लर्निंग कर्व के एग्जाम्पल से सॉल्व करूँ, मतलब उसकी इक्वेशन वगैरह से, तो मुझे पता चलेगा, और टेबल में भी गिवन है राइट, तो मुझे पता चलेगा कि 4 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे एवरेज टाइम टेकन पर यूनिट मुझे 64 आवर्स लगेंगे। तो यानी कि चारों यूनिट्स बनाने के लिए मुझे कितने लगेंगे? 256 आवर्स टोटल। और मैंने एक्चुअल में कितने यूज़ किए? 250। तो यानी कि मेरे पास एक्चुअल में सिर्फ 6 घंटे का फेवरेबल बैलेंस है, सिर्फ 6 आवर्स का फेवरेबल बैलेंस है। और इसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास वेरिएंस आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे वो क्या बोलते हैं, इसको एक बार आप रीड कर लेना। प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस विद लर्निंग कर्व। अब विद लर्निंग कर्व के साथ आप प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस कैसे निकालोगे? सपोज इसी क्वेश्चन में मैनेजमेंट ने ओरिजिनली 75% का लर्निंग कर्व सेट किया होता, बट एक्चुअल में जब उन्होंने देखा तो एक्चुअल लर्निंग कर्व जो उनको कंफर्म हुआ वो 80% का था। तो अब जो प्रोसेस हमने 70% के लर्निंग कर्व से निकाली होगी, 75% के, वो हमें रिवाइज करके 80% वाले कर्व पे लेके आनी पड़ेगी, राइट। जैसे हम ऑलरेडी करते हैं प्लानिंग वेरिएंसेस के को कैलकुलेट करते वक्त, स्टैंडर्ड को हमें रिवाइज स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना होता है, राइट। वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। तो देखो 75 लर्निंग रेट अगर था तो पहली यूनिट बनाने के लिए मुझे 200 आवर्स लग रहे थे, राइट। उन्होंने बोला कि एक्चुअल लर्निंग रेट कंफर्म हो गया है पोस्ट प्रोडक्शन रिव्यू के थ्रू कि 80% लर्निंग रेट है, तो मुझे अपने स्टैंडर्ड में भी 80% का लर्निंग रेट इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। प्रोडक्शन मेरा 8 यूनिट्स हुआ है क्यूमुलेटिव, एक्चुअल टोटल आवर्स मुझे 1100 घंटे लगे हैं। तो क्या आप 8 यूनिट्स के लिए 75% से निकाल सकते हो और 80% से टाइम निकाल सकते हो? आंसर इज यस। आप जो इक्वेशन है किसकी, लर्निंग कर्व की, आप उस इक्वेशन पे जाओगे तो आपको एवरेज टाइम पता चलेगा 84.4 75% के हिसाब से, और 80% के हिसाब से 102.4 आवर्स, राइट, क्योंकि फर्स्ट यूनिट को बनाने में हमें 200 आवर्स लग रहे हैं। गॉट इट। अब टोटल स्टैंडर्ड आवर्स मुझे कितने लगेंगे? तो फिर इससे मुझे 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 यूनिट से, तो मुझे टोटल आवर्स पता चल जाएंगे। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि मेरा प्लानिंग वेरिएंस कितना है, राइट, मेरा प्लानिंग वेरिएंस कितना है। समझ आ गई बात? और जब मैं एक्चुअल से कंपेयर कर लूँगी, किसको? रिवाइज्ड को जब मैं एक्चुअल से कंपेयर करूँगी तो मुझे अपना ऑपरेशनल वेरिएंस पता चल जाएगा। समझ आ गई बात? आई होप सबको समझ आया होगा। ये प्लानिंग वेरिएंस, ऑपरेशनल वेरिएंस सिंपल है, एक बार इसको खुद से कैलकुलेट करना। किसको कैलकुलेट करोगे कि भाई वाई, ठीक है, मेरा 75% के लर्निंग रेट से क्या आएगा और 80% के लर्निंग रेट से क्या आएगा, वाई फॉर 8, दोनों लर्निंग रेट से मेरा क्या आएगा, राइट। अब प्लानिंग, ओरिजिनल 75% वॉज टू ऑप्टिमिस्टिक, उन्होंने बहुत ज़्यादा सेट कर लिया था कि भाई 75% से ही हमारा टाइम जो है, मतलब हमें 75% एफिशिएंसी हो जाएगी, कि हमें जहाँ 100 घंटे लग रहे थे सिर्फ 75 घंटे लगेंगे। बहुत ज़्यादा उन्होंने कर लिया था अपना स्टैंडर्ड सेट। वर्कर्स आर लर्निंग मोर स्लोली देन एक्सपेक्टेड, दिस रिफ्लेक्ट्स अ फ्लॉड स्टैंडर्ड, नॉट अ मैनेजमेंट फेलियर। मैनेजमेंट की गलती नहीं है, ये तो आपने स्टैंडर्ड ही गलत सेट किया है।
ऑपरेशनल वेरिएंस एडवर्स है, देखो दोनों वेरिएंसेस एडवर्स आए हैं, इवन अगेंस्ट द रियलिस्टिक 80% LC स्टैंडर्ड, एक्चुअल आवर्स वर 281 मोर देन द एक्सपेक्टेड। देखो उन्होंने स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर दिया, मतलब डिक्रीज कर दिया बेसिकली इस सिनेरियो में तो, बट स्टिल जो एक्चुअल आवर्स थे वो और भी ज़्यादा आए थे। ठीक है, विदाउट स्प्लिटिंग प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस मैनेजमेंट कैन नॉट टेल विच पोर्शन इज फोरकास्टिंग एरर एंड विच इज द जेन्युइन एफिशिएंसी प्रॉब्लम। तो जेन्युइन एफिशिएंसी प्रॉब्लम इज फॉर द 281 आवर्स, बाकी जो इतना सारा वेरिएंस पहले आ रहा था वो इनकी गलती थी जिन्होंने स्टैंडर्ड ही गलत सेट किया था। राइट, लास्ट है बजटेड वर्सेज एक्चुअल लर्निंग कॉस्ट इम्पैक्ट समरी। अब देखो, अ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट बिड फॉर अ 16 यूनिट कॉन्ट्रैक्ट अज्यूमिंग 85% लर्निंग रेट। तो उन्होंने 16 यूनिट्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठीक है, 85% लर्निंग रेट समझ के। पहले यूनिट बनाने में हमें 500 घंटे लगते हैं और रेट है 30 पर आवर का। एक्चुअल लर्निंग रेट वॉज 90%। कैलकुलेट द कॉस्ट वेरियंस एंड एक्सप्लेन द प्रॉफिट इम्पैक्ट। तो आप वेरियंस तो निकाल सकते हो जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, उसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए, राइट। 85% और 90% के बेसिस पर वेरियंस आप निकाल लोगे, ठीक है। लर्निंग कर वेरियंस आपकी जो भी आएगी इसमें एडवर्स आ रही है, राइट। अब इसमें आपको एक्सप्लेन करना है प्रॉफिट इम्पैक्ट, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो सिंपल सी चीज़ है, आपने एक तो स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा सेट कर लिया कि 85% का लर्निंग कर्व होगा हमारा, बट जबकि एक्चुअल LC सिर्फ 90% का है। तो कॉस्ट एंड वेरियंस एंड एक्सप्लेन द प्रॉफिट इम्पैक्ट, हम क्या ही करेंगे इसके अंदर, बोल देंगे सिंपल कि भाई आपने गलत सेट कर लिया है स्टैंडर्ड, और ऑपरेशनल वेरियंस एक्चुअल आवर्स डिफर फ्रॉम द रिवाइज्ड एक्सपेक्टेशन, ऑलवेज रीकैलकुलेट। देखो ये एग्जाम टेक्निक का नोट भी गिवन है यहाँ पर, नॉट इंक्रीमेंटल यूनिट्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस नॉट इंक्रीमेंटल यूनिट्स। जो भी ट्रिक्स है ना मैंने आपको सारी बता दी है इसके अंदर, ठीक है। प्रॉफिट इम्पैक्ट, कॉस्ट वेरियंस हमने निकाल दिया, प्रॉफिट इम्पैक्ट, देखो प्रॉफिट पे वही इम्पैक्ट पड़ेगा ना, कॉस्ट मेरी ज़्यादा लग गई, मेरा एडवर्स वेरियंस है तो मेरा उतने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, सिंपल। तो ये था पूरा आपका, क्या बोलते हैं इसको, एडवांस्ड वेरिएंस एनालिसिस। एडवांस्ड वेरिएंस एनालिसिस हमने पूरा ख़त्म कर दिया, ठीक है। आई थिंक 1.5 घंटे की वीडियो बन गई होगी, बट आई थिंक ये बहुत वर्थ इट होने वाली है। अब समरी क्या है, एडवांस्ड वेरिएंस एनालिसिस की प्रिंसिपल्स, ये समरी एक बार आप फटाफट से रीड कर लेना, आपका काम डन है, ठीक है। ये आपका होमवर्क टाइप का है, इसको रीड कर लेना आप लोग, ठीक है। और ठीक है, अगर किसी को नोट करना है तो आप लोग इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट, ये वाला पार्ट जितना भी है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कि आई होप सो आपने थोड़ा बहुत स्क्रिबल भी किया होगा साथ साथ, तो वहाँ पे भी आप नोट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आपके पास रहनी चाहिए ये चीज़ कि भाई किस तरीके से कैलकुलेशन एक्चुअल में करनी है, ऑलराइट। अदरवाइज़ आपके पास इसका PDF तो आ ही जाएगा, राइट। ओके, सो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। इसमें जो 2-3 करेक्शंस थे PDF के अंदर, वो जब आप टेलीग्राम से डाउनलोड करोगे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है, बढ़िया सा लाइक करना, बढ़िया से कमेंट्स करना, एंड अपनी पढ़ाई पे सब पूरा फोकस करना, ठीक है। पढ़ाई पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ये कंसेप्ट कर लो क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से क्वेश्चन वो पूछ सकता है, बिकॉज आई वॉज सीइंग दी MTPs, और MTPs में काफ़ी SCMPE से थियोरेटिकल, सॉरी SCPM से थियोरेटिकल, सॉरी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे। जैसे कि उसमें क्वेश्चन था ट्रांसफ़र, डिविजनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग से, ठीक है। तो हम वो भी कवर करेंगे, वो MTP में ही कवर करेंगे जब मैं MTP की वीडियो डालूंगी। अभी मैंने आपके लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की वीडियो डाली है, बिकॉज कुछ कमेंट्स मैंने देखे थे जिसमें स्टूडेंट्स कह रहे थे कि पुरानी वाली वीडियो आप री-अपलोड कर दो, देयर इज सम ग्लिच इन दी ऑडियो, सो मैंने दोबारा ही रीशूट कर दी, बिकॉज मेरे पास वो पुरानी वीडियो अवेलेबल नहीं थी, ठीक है, इन द करेक्ट ऑडियो, वो एडिट ही ऐसे हुई थी। सो आई होप आपको क्लैरिटी आई हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। कोई डाउट हो आप कमेंट्स में कर देना, कमेंट कर देना, आई रिप्लाई टू इट। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, सी या इन द नेक्स्ट वीडियो।